नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे सपोलो। यस एवरीबॉडी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है? पहली बात तो ये बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? खूब सारे जो तुमने कमेंट्स करे कल के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स जो आपने दिखाए मुझे, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम हम आपको कैसे नोट्स शेयर करें, मैंने वो भी कमेंट्स पढ़ा था। बेटा मैं हर किसी के नोट्स नहीं देख पाती, ऑब्वियस सी बात है ना। मुझे बच्चे इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, पर मैं जेन्युइनली बताऊं तो मैं नहीं देख पाती हर बच्चे का, पर मैं कोशिश करती हूँ जितने दिख जाए बेटा, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक छोटा सा टारगेट दिया था, आई होप आप वो पढ़ के आए होंगे। एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अगर आप नहीं पढ़ के आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो बच्चों ने 11th नहीं पढ़ी है या जो बच्चे नहीं रिवाइज कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 3 क्वेश्चंस रखे हैं कल के टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने होमवर्क में दिए थे। अगर पढ़ के आए हो तो अटेम्प्ट कर लो, अगर नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा इसको स्किप कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तो मैं लास्ट में कराने वाली थी ना, तो मैं ये क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट में कराऊंगी, मुझे याद दिला देना। शुरू में हम पहले 12th का ही कंटिन्यू करते हैं, लास्ट में मैं जब क्लास एंड करूंगी ना तो मैं ये 3 क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठीक है ठीक है। चलो बहुत 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार जानदार। लेकिन कुछ बच्चों के पहले मैं जो 1-2 क्वेश्चंस थे, क्योंकि कल मेरे को टाइम नहीं मिला तो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू जो मैं आंसर कर रही थी आप लोगों को ऐप में, वो तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो बच्चों को कंफ्यूजन है, तो मैं 1-2 क्वेश्चंस पहले बता देती हूँ। और फिर आज हम बेटा oogenesis स्टार्ट करने वाले हैं, और आज हम लैक्टेशन वाला टॉपिक भी जो बचा हुआ है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बच्ची का क्वेश्चन था अमृत का क्वेश्चन था, मैम इन एनसीईआरटी इट इज रिटन दैट यूट्रस इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट attached to the pelvic wall, is it so, then which ligament it is। हाँ, एनसीईआरटी कहती है यूट्रस भी लिगामेंट के थ्रू बेटा अटैच होता है, सपोर्ट होता है, पेल्विक वॉल से वो अटैच होता है। वो बेटा लिगामेंट होती है ब्रॉड लिगामेंट। आप चाहो तो एनसीईआरटी में ही ये बात लिख सकते हो, आप एनसीईआरटी में ही ये बात लिख सकते हो। ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं बेटा, जो ब्रॉड लिगामेंट क्या करते हैं, यूट्रस को पेल्विक वॉल से अटैच करते हैं। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, लिगामेंट का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। मैम प्लीज टीच अ लिटिल फास्ट। बेटा मैम इज टीचिंग एट अ गुड स्पीड, सो दिस इज ओके ओके, डोंट डिस्टर्ब। चलो क्या बोल रही थी, अगला क्वेश्चन जो एक बच्ची का है वो है कि मैम इन एनसीईआरटी इट इज गिवन दैट hymen persist even after coitus, so both options should be correct ना, both options should be incorrect। बेटा कल के क्वेश्चन में जो दिया था वो ये दिया था hymen is often torn। often torn का मतलब होता है कि वो torn हो जाता है अधिकतर, तो अधिकतर तो torn हो जाता है, अधिकतर तो torn हो जाता है बेटा, ये थोड़ी बोला था always torn और often torn, तो वो बात सही है, वो गलत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन एक बच्ची का है, मैम क्लास 11th में जटिल शिल्पाकर ने बोला था कि मैम 11th क्लास में आपने बताया था प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट नाउ यू आर सेइंग प्रोलैक्टिन। तो बेटा अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन भी हेल्प करता है, भले ही कल मैं आपको प्रोलैक्टिन का कॉन्सेप्ट बता दी थी तो वहां मैंने प्रोजेस्टेरॉन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं किया। ऑफ कोर्स प्रोलैक्टिन मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है, डेफिनेटली उसमें कोई गलत बात नहीं है, और मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ प्रोजेस्टेरॉन भी उसको साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरॉन का हाई अमाउंट भी उस चीज को सपोर्ट करता है बेटा, उसमें कोई गलती नहीं है, बोथ, ठीक है। समझ आ गई बात। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस और भी कुछ ऐसे मोस्ट पॉपुलर अगर कोई डाउट्स होंगे तो मैं आज जाके देख लूंगी, तो मैं आंसर कर दूंगी, ठीक है। यस चलो यस, क्या हम बेटा स्टार्ट करें एवरीबॉडी, यस क्या हम बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार पहले कल की क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे। ऑल माय सपोलास इन द चैट बॉक्स, हाउ इज द जोश, एक बार समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे और कल की क्लास का क्विक रिवीजन करेंगे, एंड देन ओनली बेटा वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। तो कल की क्लास का एक बार फटाफट से रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था बेटा अबाउट मैमरी ग्लैंड्स। मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कल किसी को भी कंफ्यूजन रही हो तो आज क्लियर कर लो, मैमरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स मैम ने बता दिए, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए कि क्या मैमरी ग्लैंड मॉडिफाइड सूडोरिफिक ग्लैंड्स होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स सूडोरिफिक बेटा 11th क्लास में तुम्हें बताया गया था, स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सूडोरिफिक ग्लैंड्स, ठीक है।
स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम होता है सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं या वैक्स ग्लैंड्स होते हैं वो अलग है। सो दिस इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड जो आपके फीमेल्स मैमल्स के केस में फंक्शनल होती है, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होती है, और ये जिन मसल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है बच्चों, वो मसल्स, मैं थोड़ा फास्ट बोलूं क्या, क्योंकि रिवीजन है, फास्ट बोल दूं, ठीक है। तो जिन मसल्स के ऊपर बेटा ये प्रेजेंट होती है उन मसल्स को बोला जाता है पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। यस, अगर मैं मैमरी ग्लैंड को देखूं बच्चों, तो मैमरी ग्लैंड, ईच मैमरी ग्लैंड इज हैविंग 15 to 20 lobes which are called as mammary lobes. Each mammary lobe has certain structures जो कि मिल्क फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एल्वियोलाई। वो सिर्फ मिल्क बनाती ही नहीं है बल्कि मिल्क को स्टोर भी कर सकती है मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चे इसको अगर जूम करके देखें तो इसमें मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को आपने बोला था एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई मिल्क बनाती है, और एल्वियोलाई से जो छोटी छोटी डक्ट निकलती है उन डक्ट्स को बोला जाता है मैमरी टिब्यूल। मैमरी टिब्यूल, मैमरी टिब्यूल जब फ्यूज करती है मेरे बच्चे तो क्या बनाती है, बनाती है मैमरी डक्ट। और इस तरीके से एक मैमरी डक्ट और दूसरी मैमरी डक्ट फ्यूज करेगी तो क्या बनाती है मेरे बच्चे, आगे जाके मैमरी एम्प्यूला, और एम्प्यूला से आगे जाके क्या बनता है मेरे बच्चे, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट बेटा कहां जाके ओपन होती है, निपल्स में जाके ओपन होती है। एक बच्ची का एक डाउट आया था कि मैम आपने एम्प्यूला में भी ऐसे डॉट डॉट दिखाया था, इसका क्या मतलब है। एक्चुअल में बेटा एम्प्यूला में भी मिल्क स्टोर हो सकता है, बट आपके एनसीईआरटी ने नहीं कहा था, तो हमने एम्प्यूला के बारे में ये बात नहीं लिखी है कि वो मिल्क स्टोर करता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एल्वियोलाई मिल्क बनाता भी है, एल्वियोलाई मिल्क स्टोर भी करता है मेरे बच्चे। तो हमने उतना ही लिखा है जो एनसीईआरटी कहती है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि एक होता है मिल्क बनाने वाला हार्मोन, एक होता है मिल्क को इजेक्ट करने वाला हार्मोन। बनाने वाला हार्मोन था प्रोलैक्टिन, इजेक्ट करने वाला हार्मोन था ऑक्सीटोसिन, जिसके बारे में मैं आज बताऊंगी आपको। और ऐसा होता है कि अगर ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के ये एपिथेलियल सेल्स थे, एल्वियोलाई का ये ल्यूमन था जहां मिल्क स्टोर होता है, तो बेटा आप मुझे बताओ जो मिल्क सिक्रीट करने वाला हार्मोन है, सिंथेसाइज करने वाला हार्मोन है, यानी कि प्रोलैक्टिन, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होंगे, वहां प्रेजेंट होंगे जिन सेल्स को मिल्क सिक्रीशन का काम दिया गया है मेरे बच्चे। किसको दिया गया है, एल्वियोलाई को दिया गया है। तो एल्वियोलाई के ऊपर जिनके रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स। लेकिन एल्वियोलाई के साइड साइड में भी मैंने कुछ बेटा आपको चीजें दिखाई हुई थी जिसे बोला जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स। और मायो एपिथेलियल सेल्स बेटा स्पेशल मसल्स होती हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके एल्वियोलाई भी पिचकेगी, एल्वियोलाई पिचकेगी तो मैमरी टिब्यूल से होते हुए, मैमरी डक्ट से होते हुए, लैक्टिफेरस डक्ट से होते हुए मिल्क निपल्स के थ्रू बाहर आएगा। और ये मायो एपिथेलियल सेल्स पर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सीटोसिन के, यानी कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन के। एक तो बेटा मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था, एक मैंने ये हार्मोन वाला कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको भी मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ फटाफट से। मैंने कहा था बेटा एक ग्लैंड है आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस, उसके बेटा या तो रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं या तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है पीआरएच, इसका मतलब कतई प्रोलैक्टिन नहीं है। यहाँ पे पीआरएच का मतलब है पी स्टैंड्स फॉर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को शॉर्ट में लिखा जाता है पीआरएल ना कि पीआरएच। छोटी मगर मोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों हाइपोथैलेमस का होता है, बट नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो डोमिनेंट हार्मोन होता है, जिसके कारण वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज नहीं होने देता। अगर आपकी बॉडी में कोई दुख दर्द समस्या होगी तभी बेटा प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जो है बेटा ये डोमिनेंट कब होती है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के वक्त में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस का डोमिनेंट हो जाता है, जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कहता है कि भाई साहब अब समय आ चुका है कि तुम अपने अंदर से प्रोलैक्टिन को रिलीज करना चालू करो। यहां से प्रोलैक्टिन रिलीज होगा। इसके दो कर्तव्य हैं, एक कर्तव्य है इसका मैमोट्रोफिक और एक कर्तव्य है इसका लैक्टोजेनिक।
ट्रोफिक का मतलब होता है ग्रोथ, मैमोट्रोफिक मतलब मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ। जैसा कि बच्ची ने पूछा था कि मैम क्या प्रोजेस्टेरॉन भी ग्रोथ करा सकता है, डेफिनेटली बेटा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन भी मैमोट्रोफिक दिखा रहे हैं, इसके साथ में प्रोजेस्टेरॉन भी सपोर्ट कर रहा है, और प्यूबर्टी के टाइम पे ईस्ट्रोजन कराता है मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ। तो प्रोलैक्टिन प्रेगनेंसी के टाइम पे मैमोट्रोफिक इफेक्ट तो अपना शो कर पा रहा है, लेकिन इन भाई साहब का जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है, लैक्टो मतलब मिल्क, जेनिक मतलब जनरेशन, ये इनहिबिटेड रहता है ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका जो लैक्टोजेनिक इफेक्ट है वो डिलीवरी के बाद ही दिख पाता है, क्योंकि डिलीवरी जब हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाता है, आगे आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो इसका लैक्टोजेनिक इंपैक्ट आपको दिखने लगेगा। ये पूरा आपने प्रोलैक्टिन से रिलेटेड बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या क्या याद रखना है, प्रोलैक्टिन एंटी पिट्यूटरी का हार्मोन है, और ऑक्सीटोसिन के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है, उसका हार्मोन नहीं है। ऑक्सीटोसिन किसका हार्मोन है, हाइपोथैलेमस का। थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए था 11th में, जब मैम ने बता दिया कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूं। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, दो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमस के, जो वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर करके रखता है। आज मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में बताऊंगी। अब मेरे को एक बारी बताइए, क्या आपका फटाफट से क्विक 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 रिवीजन हो गया? क्विक 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 रिवीजन हो गया? यस एवरीबॉडी, हो तो जाना चाहिए बेटा। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी ना बेटा, आज मैं आपको बताऊंगी न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ द लैक्टेशन। न्यूरोएंडोक्राइन नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम किस तरीके से लैक्टेशन करवाता है, उसका मैकेनिज्म। ठीक है, यस एवरीबॉडी, आज क्या आ गई है मैम के पास? मैम की फेवरेट ग्रीन टी, तो ठोको लाइक। हाँ, कल तुम लोगों का एक स्टोरी लगाया था जिसमें तुम लोगों के दिल बहुत सारे बन रहे थे गाने पे, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स है जो कह रहे थे अरे भाई तुम्हारे लक्ष्य के बच्चे तो बड़े चैट्स मतलब बड़े कमेंट्स करते हैं, हमारे बच्चे तो बड़े कंजूस हैं। तो लेकिन आप बेटा बेफालतू का चैट्स नहीं करोगे, आप जब बोला जाएगा तभी चैट्स करोगे। ये नहीं है कि इसको दिखाने के लिए अब हम डबल चैट्स करेंगे, ये नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो बेटा क्या हेडिंग क्या होने वाली है, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। ठीक है, हेडिंग डालोगे क्या, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। आज मैंने कोई डीपीपी इसीलिए नहीं दी, मैंने सोचा जब मैं oogenesis कंप्लीट कर लूंगी ना बेटा तो पूरे टॉपिक का एक साथ में डीपीपी दूंगी, है ना। पता चला आधा कंप्लीट हो तो इस तरीके से डीपीपी फिर सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा, तो पूरा कंप्लीट करूंगी तभी दूंगी आपको, ठीक है। यस, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन, बहुत प्यार से सुनना, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। जो भी आपके डाउट्स होंगे ना बेटा, आप कमेंट्स में तो डाउट्स कुछ कुछ लिख ही देते हो वैसे भी, और वो मैं डाउट्स को कोशिश करूंगी कि आंसर करूं, और भी हमारी टीम भी बैकएंड पे काम करती है जिससे आपका डाउट सॉल्व हो सके। बट अभी आप सिर्फ सुनने के कॉन्सेप्ट से सोचो, ये मत सोचते रहना कि इसमें मैं डाउट पूछता रहूं तुरंत तुरंत। समझना है पहले टॉपिक को, अपने मन से जबरदस्ती डाउट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ लैक्टेशन। हार्मोन का कंट्रोल भी है, और आप देखोगे कि कितना सुंदर नेचर ने एक चीज बनाई है मदर और बेबी के बीच में, कि किस तरीके से बेबी की प्रेजेंस लैक्टेशन करवाती है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चालू होती है जैसे बेबी का बर्थ होता है बेटा, तो बच्चा जब जन्म ले लेता है, तो आगे आप पढ़ोगे जब मैं आपको पूरी प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी कि प्रेगनेंसी जब होती है तब तक तो प्रोजेस्टेरॉन बहुत हाई होता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। लेकिन बच्चा डिलीवर हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, और ऑब्वियस सी बात है तब लैक्टेशन चालू होती है। आपने देखा कि प्रोलैक्टिन के इन्फ्लुएंस में लैक्टेशन होगी, क्योंकि वही तो मिल्क सिक्रीशन करवाएगा, राइट। बट ये सिक्रीशन बेटा तब और ज्यादा इंड्यूस होती है और प्रॉपरली होती है जब बच्चा जो है वो मिल्क लेने के लिए निपल्स को सक करता है, और उसके सकलिंग इफेक्ट से ही बेटा न्यूरॉन्स जो है इंफॉर्मेशन लेके जाती है, जिससे कि मिल्क की सिंथेसिस होती है। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाती हूं। अब आप पूछोगे कि लैंडस्केप में बनाना है कि पोर्ट्रेट में, आई थिंक मेरे को नहीं पता बेटा, पोर्ट्रेट में बन जाना चाहिए। छोटा छोटा बनाना, ज्यादा बड़ा बड़ा मत बनाना, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा मत बनाना, छोटे में बनाना। मैं अगले पेज में बना रही हूँ, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटे में बनाना तो हो जाएगा। तो समझो ये हमने मदर का क्या बनाया हुआ है, ये हमने मदर का ब्रेस्ट बनाया हुआ है, और ये हमने बेटा क्या दिखाई हुई है, सपोज ये हमने मैमरी लोब दिखाया, और मैमरी लोब के अंदर मैं क्या दिखाती हूँ, ये हमने एल्वियोलाई दिखाई हुई है। सपोज मैं एक ही एल्वियोलाई दिखाती हूँ, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है एल्वियोलाई क्या है, और एल्वियोलाई से ट्यूब्यूल निकलती है, डक्ट निकलता है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ,
ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूं। अब क्या हुआ बेटा, होगा क्या, पहले मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने बनाया क्या है, ये मैंने बनाया है एल्वियोलाई। ये मैंने क्या बनाया हुआ है बेटा, एल्वियोलाई मैंने बनाया हुआ है। ये मैंने क्या दिखाया हुआ है बेटा, ये मैंने निपल दिखाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने निपल दिखाया हुआ है। तो अब यहां से बेबी क्या करेगा बेटा, बेबी सकलिंग करेगा, है ना। तो हम दिखाते हैं, बेबी सकल्स द निपल्स। अब क्या होगा, इसी से बेटा इंड्यूस होगा पूरा लैक्टेशन का प्रोसेस, ठीक है। ये देखो, हमने कहा बेबी ने सकलिंग शुरू की। सकलिंग शुरू करने से बेटा क्या होगा, आपके यहां से इंफॉर्मेशन किसके पास जाने वाली है, यहां से इंफॉर्मेशन, मैं इधर ही बनाऊं ना, नीचे से बनाऊंगी तो क्या होगा, प्रोलैक्टिन का इफेक्ट, ठीक है। यहां से बेटा मेरे को एक्चुअली एरोज देखने पड़ रहे हैं कि मैं एरोज बनाने की मेरे पास स्पेस हो। यहां से बेटा जैसे ही बेबी ने सकल किया, नंबर 1 मैं स्टेप बाय स्टेप लिखती जाती हूं। नंबर 1, तो इंफॉर्मेशन रीचेस कहां, इंफॉर्मेशन रीचेस टू हाइपोथैलेमस, टू हाइपोथैलेमस वाया न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। अब हाइपोथैलेमस बेटा किसे सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस किसे सिग्नल देगा, यस बनाना है आंचल। बेटा कैसी बातें कर रहे हो आंचल, हाँ, लहराता आंचल है जैसे बादल, हाँ क्या बेटा बनाना ही है। जितनी चीजें बनाती हूँ क्या मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ क्या, ऑफ कोर्स। तो अब बेटा क्या होगा, यहां से हाइपोथैलेमस से सिग्नल जाएगा। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी को, ऑब्वियस सी बात है। हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल देगा, सिग्नल्स पिट्यूटरी, सिग्नल्स पिट्यूटरी, ये बात तो सही है। और पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं बच्चों, ये तो आपको समझ आ चुका है। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स है, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यस, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आंचल बेटा दिल पे नहीं लेना है, मैम हर किसी से मजाक ही करती हैं, तो कोई दिल पे नहीं लेगा कोई बात, ठीक है, एक्सेप्ट जब मैम गुस्सा करती हैं। सिग्नल्स पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बेटा दो हिस्से होते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब देखो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर मैं एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊंगी तो एनसीईआरटी तो तुम्हें बिल्कुल हलवा लगेगी। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो एनसीईआरटी आपको काफी आसान लगती है। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहां पे हाइपोथैलेमस का हार्मोन स्टोर्ड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीटोसिन। और यहां पे आपके पास हार्मोन जो बन रहा है वो क्या है बेटा, वो है प्रोलैक्टिन। जैसे ही बच्चे ने सकलिंग किया तो सकलिंग से बेटा क्या होगा ना, सिग्नल गया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। पिट्यूटरी के दो हिस्से, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन बनेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने लगेगा प्रोलैक्टिन। और ये भाई साहब क्या रिलीज करेंगे, ये भाई साहब रिलीज करेंगे जो हमें नेक्स्ट जरूरत है, यानी कि ऑक्सीटोसिन। यस एवरीबॉडी, मैं नोट डाल के लास्ट में लिखवा भी दूंगी कि ऑक्सीटोसिन इज एन हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ताकि तुम गलती ना करो, ठीक है। खुशी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब बेटा हो क्या रहा है, प्रोलैक्टिन जैसे ही बेटा रिलीज होगा, प्रोलैक्टिन जैसे रिलीज होगा, अब प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मैं यहां पे देखो दूसरा दिखाती हूं, क्योंकि इस वाले में बनाऊंगी तो घिचपिच हो जाएगी, ठीक है। देखो अभी देखो कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। ये हम बनाते हैं दूसरा ये, ठीक है, और इसमें हम दिखाते हैं दूसरी एल्वियोलाई, ये इसमें हम दिखाते हैं दूसरी ऐसे करके डक्ट कोई भी। और यहां पे हम साइड में दिखा रहे हैं बेटा क्या, मायो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, ये हमने मायो एपिथेलियल सेल्स दिखाए हैं। प्रोलैक्टिन क्या करेगा बच्चों, प्रोलैक्टिन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स यहां पे प्रेजेंट है, राइट। एक बार सोच के देखो, प्रोलैक्टिन को मैं दिखाती हूं व्हाइट कलर से, ये प्रोलैक्टिन है तुम्हारा। प्रोलैक्टिन जाके कहां बाइंड करेगा बच्चा पार्टी, अपने रिसेप्टर से। ये रहा प्रोलैक्टिन का रिसेप्टर, ठीक है। प्रोलैक्टिन एल्वियोलाई पे जाके बाइंड करके वहां मिल्क की सिंथेसिस करेगा। क्या ये बात में कोई दुख दर्द समस्या है किसी को,
क्या इसको समझने में किसी को कोई दुखद समस्या कि मिल्क की सिंथेसिस एल्वियोलाई से कैसे हुई? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। अरे भाई तुम्हारे पास अगर जगह नहीं है तुम इसमें भी दिखा सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आपको अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो। मेरे को तुम्हें दिखाना है ना, तो तुम्हें दिखाने के लिए मुझे क्लियर बनाना पड़ता है, तुम यहाँ पे भी बना सकते हो और फिर आप इसी को बेटा फ्लो चार्ट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है ना बात? तो मैं यहाँ पे वैसे भी तुम्हें वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी जब मैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आगे पेज में मैं कॉन्सेप्ट लिख दूंगी कि प्रोलैक्टिन बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स ऑन एल्वियोलर सेल्स एंड हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ मिल्क। लेकिन बेटा क्या सिक्रीशन ऑफ मिल्क करना काफी है? क्या सिक्रीशन ऑफ मिल्क करना काफी है? नहीं ना, मिल्क को लैक्टिफेरस डक्ट से बाहर भेजना भी तो जरूरी है, उसके लिए मिल्क इजेक्शन होना चाहिए। और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? अपना ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी बेटा जम के अपना काम करेगा। ऑक्सीटोसिन जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और वो जाके मायो एपिथेलियल सेल से बोलेगा कि भैया अब तुम्हारे को मिल्क इजेक्ट करवाना है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है, वो मायो एपिथेलियल सेल्स पे कॉन्ट्रैक्शंस करवा रहा है जिससे कि एल्वियोलाई स्क्वीज हो रही है, जिससे कि मिल्क जो बना प्रोलैक्टिन के हेल्प से अब वो बॉडी के बाहर इजेक्ट हो जाए। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? तो मैं यहां पे वैसे लिख देती हूं। अरे भाई आप चुप हो जाओ। देखो मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ बेटा। बेटा आप प्लीज ध्यान से सुनिए, ये इतने सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप प्यार से ध्यान से सुनिए। इन कॉन्सेप्ट्स में आपको मजा आना चाहिए, मौत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं यहां पे इसके बारे में लिखती हूं, आप चाहो तो अगले पेज में लिख सकते हो। अगर आप कहोगे कि मैम मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले पेज पे जाओ और मतलब अगले पेज आप अपने पेज पे जाओ और ऑक्सीटोसिन हेडिंग डाल के ऑक्सीटोसिन के बारे में लिखो। आपके पास बेटा यहाँ पे अगर जगह नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओ और ऑक्सीटोसिन अलग से लिखो और ऑक्सीटोसिन के बारे में आप लिखना स्टार्ट करो। क्या क्या पॉइंट्स बोले बेटा मैंने ऑक्सीटोसिन के बारे में? मैंने कहा इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, इट इज अ मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, या फिर बेटा इससे पता है और क्या बोला जाता है? मिल्क लेट डाउन हार्मोन। मिल्क लेट डाउन मतलब जिससे मिल्क बाहर आ जाए, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन या मिल्क लेट डाउन हार्मोन। और आगे आप पढ़ोगे इसे बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। इसे क्यों बर्थ हार्मोन बोला जाता है वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है? इसे बर्थ हार्मोन क्यों बोला जाता है वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरी बात इसके बारे में क्या लिख सकते हो बच्चों? इसके बारे में लिख सकते हो हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस stored in posterior pituitary, stored in posterior pituitary। और तीसरी बात क्या लिख सकते हो? तीसरी बात क्या लिख सकते हो? it acts on myoepithelial cells, myoepithelial cells which contracts and ultimately milk comes out and ultimately milk comes out। yes yes very good Aryan, very good। बेटा एक बात बताओ, कभी कभी मुझे भी मौत आती है तुम्हारे क्वेश्चन से। अगर मेरे क्लास में बच्चा बैठा होता तो मैं उसको जरूर सामने से डांट लगाती। मैंने अभी तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास यहाँ पे जगह नहीं होगी बेटा। आप सोचो कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रही हूँ कि तुम्हारे पास ये जगह नहीं होगी। मैंने तुम्हें समझा दिया ऑलरेडी कि बेटा अगला पेज करो और अगले पेज में ऑक्सीटोसिन हेडिंग डालो और उसके बारे में लिख लो। और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैम हम कहाँ लिखें, मैम हम कहाँ लिखें। अब बताओ, डांट खाने वाला काम नहीं कर रहे हो, डांट खाने वाला काम नहीं कर रहे हो, बताओ। हाँ, मैं इसको वापस से कॉन्सेप्ट को तो मैं बेटा 3 बार रिपीट कर दूं, कॉन्सेप्ट को तो मैं 3 बार रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा ये लिखना कहाँ पे, इसकी बात भी आप मेरे से 10 बार पूछोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, यस मैं वापस से कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, पहले लिखो तो सही यार, पहले लिखो तो सही। अब मैं पीआरएल के बारे में भी आप चाहो तो अगले पेज पे लिखो, जगह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगले पेज पे लिख लो।
एक्ट्स ऑन एल्वियोलाई फॉर मिल्क सिंथेसिस। जब इसे आप एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कितना हलवा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने इतना डिटेल में पढ़ लिया, इतना अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब, मतलब वो इजी लगेगा। मैं क्या इसको एक और बार रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए? बाकी बच्चे जो नोट कर रहे हैं वो बेटा नोट करो, और जिन बच्चों को थोड़ी भी कंफ्यूजन है वो वापस से मेरे से सुन लो एक बारी। बेटा हमने एल्वियोलाई में हमने बोला मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बनाने वाले जो सेल्स हैं वो हैं एल्वियोलाई के सेल्स। एल्वियोलाई में मिल्क बनता भी है और उसकी कैविटी जिसको तुम ल्यूमन बोलते हो बेटा उसमें मिल्क स्टोर भी होता है। ये बात हमने कल पढ़ी थी। फिर उससे बेटा अलग अलग डक्ट कनेक्टेड थे। पहले मेमोरी टिब्यूल्स थे, मेमोरी टिब्यूल फ्यूज करती थी तो मेमोरी डक्ट बनाती थी, मेमोरी डक्ट आगे जाके एम्प्यूला बनाती थी और वहां से आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट था जिससे कि मिल्क अल्टीमेटली निपल्स के थ्रू बाहर आता है। मैंने बोला कि ये जो मिल्क बनने का प्रोसेस है और जो मिल्क इजेक्शन का पूरा प्रोसेस है न्यूरो एंडोक्राइन है। न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन। बेटा इंफॉर्मेशन लेके आना, इंफॉर्मेशन लेके जाना, ये कौन लेके आ रही है लेके जा रही है? न्यूरॉन्स ही तो लेके आ रही है लेके जा रही है। न्यूरॉन्स आपके बॉडी में ना हो, नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में ना हो तो कोई भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, है ना? यस। अब देखो अच्छा कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे मैम मेमोरी ग्लैंड ग्लैंड्यूलर है। ग्लैंड्यूलर तो होगी ना बेटा, सिक्रीशन कर रही है मिल्क का सिक्रीशन। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन, डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन कर रही है। तो ग्लैंड्यूलर मतलब होता है ग्लैंड, तो ग्लैंड तो है ही, ठीक है। अच्छा अभी सुनो, जैसे ही बेटा बेबी सकल करता है ना, अब देखो आप देखोगे भी बेटा जितना ज्यादा बेबी सकल करता है ना उतना ज्यादा मिल्क रिलीज होता है, जितना ज्यादा सकलिंग उतना ज्यादा मिल्क। लेकिन हाँ कई फीमेल्स में प्रॉब्लम होने की वजह से मिल्क की सिंथेसिस नहीं हो पाती, वो अलग, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। हम आइडियल सिचुएशन की हमेशा बात करते हैं, स्टैंडर्ड आइडियल सिचुएशन में क्या हो रहा है? आइडियल सिचुएशन में क्या हो रहा है? जैसे ही बच्चे ने बेटा सकल किया निपल्स को, तो निपल्स पे सकल करने की वजह से इंफॉर्मेशन गई आपके मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया। पिट्यूटरी के दो हिस्से थे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना कोई हार्मोन था नहीं, उसने बेटा हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन को स्टोर कर रखा था, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन के बारे में आप बेटा किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन। यहां पे मेरे को सिर्फ ऑक्सीटोसिन का काम है, ठीक है। तो उसने पिट्यूटरी को बोला, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि तुम पीआरएल रिलीज करो, पोस्टीरियर को बोला कि तुम ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। एंटीरियर पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन ने जाके बेटा अपने टारगेट सेल से बाइंड किया। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क सिंथेसिस करना, तो उसका टारगेट सेल वही होगा ना जो मिल्क को बनाए। ये खुद थोड़ी, प्रोलैक्टिन खुद थोड़ी बेटा बोलेगा कि आओ मैं मिल्क बना देता हूं। ये तो सिग्नल दे सकते हैं ना, ये तो सिर्फ मैसेंजर है। हार्मोन सिर्फ मैसेज लेके जाते हैं। ये मैसेज लेके गया उन सेल के पास जिन सेल के पास ये पोटेंशियल था कि वो मिल्क बना पाए। प्रोलैक्टिन इंफॉर्मेशन लेके गया किसके पास बेटा? तुम्हारी एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई से बोला तुम मिल्क बना दो, तो मिल्क तो बन गया, मिल्क का सिक्रीशन हो गया। लेकिन मिल्क को बेटा यहां से इजेक्ट आउट कराने के लिए, लैक्टिफेरस डक्ट से इजेक्ट कराने के लिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन चाहिए। ऑक्सीटोसिन भी तो रिलीज हुआ ना, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क लेट डाउन हार्मोन। इसने मायोते एपिथेलियल सेल से बाइंड किया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हार्मोन रिलीज हो गया। अब बता दो कि कोई दुखदर्द समस्या बेटा? अब कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताओ। अब जल्दी से बताओ कोई दुखदर्द समस्या? जल्दी यस डन। एक बारी मेरे को वो दे दो, थम्स अप दे दो, ठीक है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की भी एक बारी रीडिंग करेंगे। और सुनो बेटा यही फ्लो चार्ट है। अब अगर आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना है आप ये खुद फ्लो चार्ट बनाओ। यस आप इसका फ्लो चार्ट खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फ्लो चार्ट आप खुद बनाओ, बट क्लास में बेटा मैं ये सेम चीज को वापस से लिखवाऊंगी तो फिर बेटा टाइम वेस्ट होगा। और एक बात बताओ बेटा, वैसे मैं नहीं एड्रेस करना चाहती पर क्या करूं, दिखता है तो फिर मेरे मुंह से निकल ही जाती है कुछ। जैसे कि एक बच्चा है यहाँ पे, उसने अपना नाम डॉक्टर लक्ष्य लिख रखा है। डॉक्टर तो पहले तूने क्यों लगाया मेरे को नहीं पता, और लक्ष्य उसका नाम रियल है भी या नहीं। जो ऐसी बातें करते हैं जो हम जैसे मतलब जो अच्छी तरीके से खुल के बिना हेजिटेशन के जो टीचर्स पढ़ाने वाले, उनको ये बोलते हैं कि मैम प्रैक्टिकल करके बताओ, मैम प्रैक्टिकल बताओ। तो बेटा एक बात बताओ, आपकी पेरेंट्स को अगर पता चलेगा ना कि तू ऐसी बातें करता है क्लास में, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। मैं आई एम क्वाइट ओपन माइंडेड एंड आई एम ओके। यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स एंड आई एम हियर टू टीच यू ऑल साइंस,
मैं तुम्हें साइंस पढ़ा रही हूँ, आगे जाके तुम डॉक्टर पढ़ोगे, तो मेरे को क्या फर्क पड़ा बेटा, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ, तूने ये बोला, मेरे को ये सोच के दुख हो रहा है कि तुझे अपने अंदर में बेटा दुख नहीं होता होगा कि ऐसी बातें लिख रहा है? तुझे अपने अंदर में दुख नहीं होता होगा, और कहीं गलती से यार तेरे पेरेंट्स को पता चल गया कि तू ऐसे ऐसे बातें लिखता है, खुद से तो शर्म कर यार, हैं? ऐसी बातें बेटा क्या ब्लॉक करना बेटा, वो जिंदगी से ब्लॉक हो जाएंगे। जीवन में ऐसे लोगों का कुछ नहीं होता है बेटा। और सही में मैंने एक्चुअली में इस पे बोल के अपने 2 मिनट बर्बाद कर दिए, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो मैं इससे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, बिकॉज मैं खुश हूं जिंदगी में, ठीक है? और आप भी खुश रहिए। सुनो, मैं ये बोल रही हूं बेटा, मेरे को ये बताओ बेटा, आपने नोट कर लिया? आपने ये नोट कर लिया बच्चों? एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो बच्चा पार्टी, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है? आई होप कि तुम लोग ने नोट कर ही लिया होगा यार, तुम लोग आजकल फास्ट नोट करते हो, तो नोट कर लिया है तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एनसीईआरटी की भी रीडिंग कराएंगे, इसको थोड़ा डब्बे में डाल देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखेगा, ठीक है? हाँ, ठीक है ना? डन डन। चलो, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। और तो समय नहीं चाहिए, ठीक है? मैं तो भी 1 मिनट साइड में हो जाती हूं आप लोगों को अगर समय चाहिए तो। अब बेटा लास्ट पता है इसका क्या बचा है? मिल्क की क्या कॉम्पोजिशन होती है, मिल्क में क्या क्या होता है, फर्स्ट मिल्क को मदर के क्या बोला जाता है, और ऐसा क्यों बोलते हैं कि बच्चों को जो फर्स्ट मिल्क होता है वो बेटा पता है क्या होता है, कई फीमेल्स ना फीडिंग नहीं कराती है, और फीडिंग कराना बहुत जरूरी है, वो बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसा क्यों है ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि why is it so important for the newly born mothers भी होता है क्या, न्यू मदर्स टू फीड देयर न्यूली बॉर्न। वैसे तो माँ का भी तो बच्चे के साथ ही जन्म होता है ना, माँ भी तो तभी जन्म हुआ होता है, मदर का भी तो तभी जन्म होता है जब बच्चा होता है उसका, ऑब्वियसली। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है फीडिंग, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया, और हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं कि मिल्क की कॉम्पोजिशन लिखना चाहते हैं, मिल्क की कॉम्पोजिशन, ठीक है? तो पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए लिखने वाली हूं, जो आगे आप बेटा 12th के आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे भी, ठीक है? अभी देखो कोलोस्ट्रॉम नाम किसी ने सुना है? कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बेटा मेरी तुम्हारी अलग हो सकती है। जो फर्स्ट मिल्क होता है ना मदर का, उस फर्स्ट मिल्क को बोला जाता है कोलेस्ट्रम, ठीक है? और ये बेटा स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है, इसे फर्स्ट मिल्क बोला जाता है। एंड बेटा इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज होती हैं। तुम्हें बेसिक तो एंटीबॉडीज पता है ना क्या होती है? बेसिक तो एंटीबॉडीज का नाम तो सुना है, एंटीबॉडीज जो आपको एक तरीके से ऐसे सोच लो, जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और आप बेटा 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसमें आप कई तरीके की बेटा एंटीबॉडीज पढ़ेंगे, IgA, IgG, IgM, मतलब ऐसे करके लिखा जाता है, IgA, IgD, IgM। IG का मतलब होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन का मतलब होता है एंटीबॉडी, जो आपकी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती है, राइट? तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम में जो इनिशियल फ्यू डेज के लिए मदर जो रिलीज करती है, इनिशियल कुछ टाइम के लिए, कुछ वीक्स के लिए जो मदर रिलीज करती है मिल्क, उस मिल्क में IgA टाइप का इम्यूनोग्लोब्यूलिन हाई अमाउंट में होता है, जो बच्चे को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो मैं एक चीज क्या लिख सकती हूँ बेटा, पहली बात तो यहाँ पे अरे यार ये क्या हो गया, एक बात तो मैं बेटा यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, दी फर्स्ट मिल्क which is slightly yellowish with high amount of antibodies और इम्यूनोग्लोब्यूलिन
आप सोच के देखो, अगर बच्चे को फीड नहीं कराया गया तो बच्चे के पास बेटा एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी तो आ ही नहीं पाएगी और उसकी इम्यूनिटी पे भी असर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस इज IgA स्टार मार्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, मिल्क कंटेन्स, अब मिल्क की कॉम्पोजिशन लिख लो। इसमें से कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, मैं भी एनसीईआरटी की भी रीडिंग करा दूंगी। मिल्क शुगर, लैक्टोज, मिल्क प्रोटीन्स, जैसे केसीन, IgA आप लिख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इन हाई अमाउंट, आयरन कंटेंट कम होता है, पर एनसीईआरटी में जो दिया होगा सिर्फ वो याद रख लेना, ठीक है। पुअर इन आयरन एंड फैट, पुअर इन आयरन एंड फैट, आप अल्टीमेटली एनसीईआरटी वाला याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ऑब्वियसली, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। यस, एक बारी डन कर लो बच्चों। मैं एनसीईआरटी आपको रीड करा दूंगी और एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा बोलती हूं बेटा कि एनसीईआरटी याद रखना है, भले इधर उधर का कुछ भी याद हो या ना हो, ठीक है। यस, थैंक्स विकास। यस बेटा, डीपीपी में कभी कभी ना आगे के टॉपिक कवर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वो टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं है बेटा, वो बाद में कवर हो जाएगा। इसलिए मैंने आज oogenesis के क्वेश्चंस नहीं रखे हैं कि oogenesis जब कंप्लीट हो जाएगा तभी तुम्हें उसके क्वेश्चंस दूंगी। डन कर लो बेटा एक बारी, फटाफट फटाफट फटाफट। तो एनसीईआरटी का लास्ट पेज खोलो, एनसीईआरटी की इस चैप्टर की लास्ट पेज को खोलो जहां पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन दिया हुआ है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन दिया हुआ है बेटा, उसको एक बारी पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन दिया हुआ है बेटा, उसको एक बारी पढ़ते हैं फटाफट से। जो कल हमने लैक्टेशन मैमरी ग्लैंड वाला, वो जो मैंने अभी आपको बताया ना, सिग्नल जाता है मैमरी ग्लैंड से सकलिंग की वजह से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी, वो वाला मैं एनिमेशन एक बारी आपको दिखा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, अभी देखो बेटा एनसीईआरटी का ये लास्ट पार्ट खोल के देखो, देखो क्या लिखा है। Mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called as lactation. By the end of the pregnancy, मतलब end जब pregnancy का हो गया, मतलब इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम प्रेगनेंसी में होने लगता है कि एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब बेटा ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी एंड हो रही है, डिलीवरी होती है, तभी तुम्हें पता है कि मिल्क का सिक्रीशन तभी हो सकता है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि मैम एंड ऑफ द प्रेगनेंसी का मतलब क्या, वाइल इन द प्रेगनेंसी ओनली। मैंने तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कब मिल्क की सिंथेसिस हो सकती है। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रॉम विच कंटेन सेवरल एंटीबॉडी, यहां पे लिख लो IgA, which is absolutely essential to develop resistance to the newborn baby. Resistance मतलब बीमारियों से बचने के लिए, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. बेटा वो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कहां गया? वो आई थिंक इस तरीके से बेटा उसके लिए दिया होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आई थिंक वो न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म इस तरीके से ना बेटा उसके लिए दिया होगा, पार्चुरेशन के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अलग से तो इस तरीके से दिया नहीं है ना, अलग से तो दिया नहीं है, और मेरे पास एनसीईआरटी में एक्चुअली खोल के देख रही हूं, तो वो एक्चुअली डिलीवरी के लिए दिया होगा इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग डाल के कि न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म ऑफ द पार्चुरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पे भी पूरा कॉन्सेप्ट तो बेटा लैक्टेशन का पढ़ ही लिया है, ठीक है, ठीक है। इससे ज्यादा तो बेटा लैक्टेशन के लिए दिया नहीं हुआ है ना, इससे ज्यादा तो लैक्टेशन के लिए दिया नहीं है ना, पार्चुरेशन में दिया है ना वो अनन्या, हाँ बेटा लैक्टेशन में इससे ज्यादा तो नहीं दिया हुआ है ना, इससे ज्यादा तो नहीं दिया है ना,
इतना ही है, ठीक है। पेज नंबर 54 बता रहे हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है। और कोई कोई बच्चे बता रहे 38, कोई कोई बच्चे बता रहे 69। अरे भाई कोई भी पेज नंबर हो बेटा, आप लैक्टेशन वाला टॉपिक एनसीईआरटी से उठा के देख लो, इतना ही दिया हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि तुम्हें अब कोई कंफ्यूजन होगी। आप मुझसे पूछ सकते हो कि मैम आपने फिर हमें प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, लेकिन ऑक्सीटोसिन के बारे में कहीं ना कहीं तो मेंशन है, आपने हमें क्यों बताया ये सब मैम, ये तो दिया ही नहीं हुआ है मैम, हमने इतना एक्स्ट्रा पढ़ लिया। तो एक बारी अगर आपको लगता है कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है तो 11th क्लास की केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर खोलना बेटा, और 11th क्लास में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में जहां दिया हुआ है और प्रोलैक्टिन जहां दिया हुआ है, उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने बेटा कोई भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोलैक्टिन क्या काम कर रहा है। दिस इज नॉट एक्स्ट्रा, सो डोंट थिंक दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है, डोंट थिंक दिस इज एक्स्ट्रा, ठीक है। समझ आ गई बात? तो आगे बढ़ जाए, क्या आगे बढ़ जाए बच्चों? एक बार ये एनिमेशन देख लें, एक बारी बेटा ये एनिमेशन देख लें। अरे भाई हाँ, ये एनिमेशन एक बारी देख लेते हैं और इसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, प्लेबैक स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं, 0.5 करके एक बारी देखते हैं, ठीक है। चलो 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 स्टार्ट करते हैं एक बारी लैक्टेशन। यस, ब्रेस्ट फीडिंग एनिमेशन। तो ये बेटा सकलिंग हो रही है, देखो ये सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। और निपल्स को जैसे ही बेबी सक करेगा, ऑफ कोर्स यहां से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके गई, आपके हाइपोथैलेमस के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को सिग्नल दिया प्रोलैक्टिन रिलीज करने के लिए और ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए। इसको मैं जरा स्लो और करना चाहूंगी, आप देखना। इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के पास जाएगी और हाइपोथैलेमस में बेटा सिग्नल जाने के बाद उसने पिट्यूटरी से बेटा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन रिलीज करवाया, जो कि आपके वापस से मैमरी ग्लैंड पर एक्ट करेगी। अभी आपको ऑलरेडी पता है कि प्रोलैक्टिन किस पर एक्ट करेगी, प्रोलैक्टिन एक्ट करेगी आपकी एल्वियोलाई पर, और एल्वियोलाई से देखो कैसे ये हार्मोन एक्ट कर रहा है, ये हार्मोन एक्ट कर रहा है बेटा। ये मायो एपिथेलियल सेल्स दिखाए हुए हैं जिन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया और मिल्क को रिलीज करवाया। क्या आपको दिखा, क्या आपको यहाँ पे दिखा? जो रेड वाले हैं शायद इन्होंने मायो एपिथेलियल सेल्स दिखाए हुए हैं, और मायो एपिथेलियल सेल्स पर जब ये ऑक्सीटोसिन एक्ट कर रहा है, देखो वो कैसे स्क्वीज किया जिससे कि मिल्क आगे की तरफ इजेक्ट आउट हो रहा है, मिल्क आगे की तरफ इजेक्ट आउट हो रहा है। अब ये देखो कितना सुंदर दिखाया हुआ है किस तरीके से ये एपिथेलियल सेल्स जो हैं एल्वियोलाई के, ये मिल्क बना रहे हैं, और जिसके लिए प्रोलैक्टिन काम कर रहा है मिल्क को बनाने के लिए, लेकिन मिल्क यहां से इजेक्ट आउट हो रहा है बाहर की तरफ, देखो डक्ट के थ्रू। ये देखो कितना सुंदर प्रोसेस है, इस तरीके से लैक्टिफेरस डक्ट जिसने निपल्स को बनाया, उसके थ्रू बेटा मिल्क इज कमिंग आउट, राइट? Right? Is it the same thing that we have read? It is the same thing that we have read, isn't it? Right? Good to go? समझ आ रही है बात? ठीक है ना? अभी अपन ने देख भी लिया, डन है ना बेटा? इट इज द सेम थिंग। देखो इतनी छोटी सी एनिमेशन में वो पूरे प्रोसेस को समझा दिया, पूरे प्रोसेस को समझा दिया। यस, डन 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 एवरीबॉडी, यस एवरीवन, यस एवरीवन। और एनसीईआरटी तो देखो कितनी छोटी सी दी हुई है, पर कभी कभी 11th के कुछ टॉपिक्स को 12th के टॉपिक से रिलेट करके पढ़ेंगे। आपको पता है बेटा मैं बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देती हूँ, और जहां मैं आपको जेन्युइनली बोल रही हूँ वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं है बेटा। 11th को 12th क्लास से जहां पे रिलेट करके पढ़ने की जरूरत है, हार्मोन्स का फंक्शन, उसको इनकम्प्लीट नहीं पढ़ना है बेटा, उसको वहां पे पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ना है। डन हो गया? शाबाश, वेरी 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 गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बेटा आज हम एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज oogenesis। ये ऑफ कोर्स आज की क्लास में शायद कंप्लीट ना हो, इसको कंप्लीट होने के लिए 2 क्लासेस चाहिए होंगे। मुद्दा हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि टॉपिक कंप्लीट करना है हमें, मुद्दा ये होना चाहिए हमें समझना है, ठीक है, मुद्दा ये है कि हमें समझना है। अब बेटा मेरे को ये बताओ, oogenesis अगेन गैमीट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है, और स्पर्मेटोजेनेसिस भी एक तरीके का गैमीट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है मेल्स में। दोनों में कुछ कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राइट? और oogenesis काफी 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 अलग है फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, जो मैं आज आपको समझाऊंगी, पर मैं आपको इसे स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेट करते हुए चलूंगी, ठीक है। वेरी 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 नाइस कॉन्सेप्ट, वेरी नाइस कॉन्सेप्ट,
शर्त यह है कि आपको समझ आना चाहिए। समझ आ गया तो बेटा आप राजा बन जाओगे टॉपिक के, नहीं समझ में आएगा तो क्या आती है बेटा हमें? मौत। ठीक है, तो oogenesis यानी एग का फॉर्मेशन। एनसीईआरटी ने यहाँ पे काफी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भी की हुई है, तो वो भी मैं साथ के साथ आपको बताते हुए चलूंगी। पर पहले बेटा इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हम लिख देते हैं। जैसे कि हम ये लिख सकते हैं, दिस इज द गैमीट फॉर्मेशन इन फीमेल्स, दिस इज द गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल्स, गैमीटोजेनेसिस इन फीमेल्स, राइट। कब स्टार्ट होता है बेटा? मेल्स के केस में अगर मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को देखूं तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, राइट। और अगर मैं oogenesis को देखूं तो वो फीमेल्स में एम्ब्रियोनिक लाइफ पे। वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड आकृति, वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड अंजलि। कब स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी, सॉरी स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ। मेल्स में अगर देखो तो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूज इवन इन ओल्डर मैन, लेकिन oogenesis एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाता है जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, जिसे बोलते हैं मेनोपॉज। तो oogenesis जो एग फॉर्मेशन का पूरा साइकिल है वो मेनोपॉज पर रुक जाता है, राइट। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो मैं क्या लिख सकती हूं? बट एंड्स एट मेनोपॉज। आई थिंक ये बातें हमने डे 1 पे भी लिखी थी, डे 1 या डे 2 पे मैंने लिखी थी। मैंने क्या लिखी थी? मैंने आपसे लिखवाई थी, राइट राइट। मैं एक बार ही गर्म पानी मंगवा लेती हूँ, ठीक है। वो कहाँ है? भैया से बोल देना कि गर्म पानी मंगवाने के लिए ना एक, थैंक यू। यस, अराउंड 45 से 50 इयर्स के एज पे मेनोपॉज आ जाता है। अब बेटा कुछ मैं बेसिक बातें जो आपको इस टॉपिक को समझने के लिए आसान होगा वो चीजें मैं आपको समझाती हूं। तुम्हें याद है मैंने एक गिफ्ट और गिफ्ट रैपर की बात की थी, मैंने एक गिफ्ट और गिफ्ट रैपर की बात करी थी, किसी को याद है? यस, मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पर्म फॉर्मेशन तो बड़ा इजी लगता है। अगर आपको मैं रिवाइज कराऊं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपने स्पर्मेटोगोनिया से चालू करा था। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड थी, फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करती थी और कुछ उसमें से कन्वर्ट हो जाते थे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, याद आ रहा है ना? फॉलिकल्स, वेरी गुड, फॉलिकल्स एंड एग, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी गुड। यही चाहिए कि तुम्हें पिछला वाला याद हो। तो बेटा मैंने आपसे कहा था जैसे स्पर्मेटोगोनिया थे वैसे ही यहाँ पे oogonia होंगे। वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ प्राइमरी oocyte होगा। वहां सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था, यहाँ सेकेंडरी oocyte होगी। कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे सेम है, ठीक है। अब वहां तो बेटा स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिकली डिवाइड करके कुछ साइज में इंक्रीज करके प्राइमरी में कन्वर्ट होते थे। प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट थे वो मियोसिस 1 करते थे, तो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते थे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती थी, तो वो आगे जाके बेटा क्या बनाते थे? स्पर्मेटिड बनाते थे। और स्पर्मेटिड बेटा डिफरेंशिएशन करते थे और मैच्योर होते थे और कन्वर्ट हो जाते थे स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स में। आसान था। यहां पे 2 चीजें चल रही होती है। एक चल रही होती है एक्चुअल में फॉलिक्यूलर जेनेसिस यानी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट, और साथ साथ में चल रहा होता है oogenesis यानी एग का फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया फॉलिकल नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एक गिफ्ट रैप की तरह है, जो अपने अंदर एक गिफ्ट को लेके चल रहा है। जो गिफ्ट है तुम्हारा एग। अब वो एग कौन सी स्टेज में है? क्या वो प्राइमरी oocyte स्टेज में है, क्या वो सेकेंडरी oocyte स्टेज में है, या उसे आप ओवा बोल रहे हो, ये तो बाद की बात है। तो ये सारी जो प्राइमरी oocyte है या सेकेंडरी oocyte है या ओवा है, ये तुम्हारा गिफ्ट है। डेवलपिंग स्टेजेस हैं तुम्हारे एग के, जो तुम्हारे फॉलिकल के अंदर बंद होते हैं, फॉलिकल के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें 2 तरीके की चीजें पढ़नी है। फॉलिकल्स के बारे में पढ़ना है और फॉलिकल के अंदर कौन सा एग है उसके बारे में पढ़ना है। समझ आ रही है बात? यस। तो मैं यहाँ पे एक चीज बोल रही हूं कि oogenesis में तुम्हें मैं 2 चीजें बताऊंगी और बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैं तुम्हें एक बताऊंगी गिफ्ट और एक मैं बताऊंगी गिफ्ट रैपर के बारे में। देखो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो गिफ्ट रैप यहाँ पे क्या होगा? फॉलिकल्स। और यहां पे मैं गिफ्ट के बारे में बताऊंगी डेवलपिंग एग। ठीक है, समझ आ गई बात? तो सबसे पहले oogenesis पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बेटा फॉलिकल्स की ही
फॉलिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं पूरा प्रोसेस आपको तभी समझाऊंगी जब आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएं। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी बेसिक्स बताऊंगी कि फॉलिकल्स की शक्ल कैसे दिखती है। मैं फॉलिकल्स का बेसिक्स तुम्हें समझा दूंगी, फॉलिकल्स की बेसिक तुम्हें समझ में आ जाएगी तो तुम्हें एग के बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। यस, डन 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 कर लो फटाफट से। यस एवरीबॉडी, ठीक है, फटाफट से यस एवरीवन। डन कर लिया क्या बेटा यहां तक? क्या यहां तक आप लोगों ने डन डन कर लिया? ठीक है, अब बेटा सुंदर सुंदर डायग्राम बनाने हैं। सुंदर इसीलिए बनाने क्योंकि अगर आपने डायग्राम गंदा बनाया ना तो आपको बाद में अपना डायग्राम समझ नहीं आएगा और फिर बहुत ही आपको दुख होगा, परेशानी होगी। हम सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, फॉलिकल्स की स्टडी करेंगे। आपको पोर्ट्रेट में ही बनाना है क्योंकि मैं क्या करूंगी ना बेटा, एक फॉलिकल बनाऊंगी, फिर दूसरा बनाऊंगी, फिर तीसरा बनाऊंगी, इस तरीके से बनाऊंगी और उनके बारे में कुछ भी लिखना होगा तो मैं साइड में लिखूंगी। तो आप पोर्ट्रेट में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पे लिख रही हूं डेवलपिंग फॉलिकल्स। डेवलपिंग फॉलिकल्स जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ओनली उन्हीं फॉलिकल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखना बेटा, एट द एंड ऑफ द एंटायर टॉपिक आई प्रॉमिस यू आपको बहुत आसान लगेगा। आई प्रॉमिस यू। इस टॉपिक में उन्हीं बच्चों को लास्ट में बेटा दुख होता है जो इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं अच्छे से। अगर आपने आराम आराम से प्यार से अच्छी तरीके से ये समझा तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं इसमें डाल लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। अरे भाई लाइट जी, हाँ हाफ पेज फुल पेज बेटा हाफ पेज में नहीं बनेगा बट कोई दिक्कत नहीं है। आप हाफ पेज के बाद अगले पेज पे कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कंटिन्यूटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आधा पेज है वहीं से शुरू कर दो, वहीं से शुरू कर दो। ठीक है, थैंक यू। दीपांशी या दीपानिता था नाम, मैंने ढंग से नहीं पढ़ पाई। अच्छा, अब देखो सबसे पहले मैं किस फॉलिकल की शक्ल बना रही हूं, देख लो, फिर समझाती जा रही हूं। अरे भाई ये कैसा बना? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कहोगे कि मैम रंगोली बना रही हैं, आपको यही लगेगा ये डायग्राम देख के। ठीक है मैम, आप इतना गर्म पानी क्यों पीती हो? बेटा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जोर से, मेरी आवाज जो है, पिच जो है वो ज्यादा है, तो मेरा गला जो है दुखता है बेटा, लेकिन वो दुखेगा नहीं अगर मैं गर्म पानी पीती रहूंगी, इसलिए मैं गर्म पानी पीती हूँ। आप पहले इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगी बेटा। मैं जो भी चीजें बना रही हूं वो मैं सब समझाऊंगी, लेकिन आप पहले इसे बनाइए। एंड दिस इज प्राइमरी oocyte, ठीक है, एंड दिस follicle is primary follicle। ठीक है, हाँ तो आवाज कम करो। क्यों करें आलोक? नहीं करेंगे हम आवाज, नहीं करेंगे हम आवाज कम। आए बड़े, तुम बेटा अपने ईयरफोन और अपने जहां पे भी देखते हो वहां की आवाज कम कर लो। मैं अपना वॉल्यूम काहे कम करूं तुम्हारे लिए? हैं? हम और ज्यादा जोर से बोलेंगे। अब तुमने बोल दिया तो हम और जोर से बोलेंगे। बढ़िया है, आवाज कम कर लो मैम, आवाज जोर से कर लो मैम, धीरे पढ़ा लो मैम, फास्ट पढ़ा लो मैम, ये कर दो मैम, वो कर दो मैम, ये नहीं तो मैम, वो नहीं तो। आए बड़े, चलो फटाफट से बनाओ बच्चों। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। अब कान फटे? आलोक के तो फट ही गए होंगे और बेचारे आलोक के चक्कर में बाकी मेरे असली सपोलो के भी कान फट गए होंगे, इतनी जोर से बोला मैंने। क्षमा प्रार्थी, माफ कर दिया जाए हमको।
आप डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए जल्दी जल्दी। यार एक ब्लू कलर पता है अच्छा चाहिए, लेकिन अब है नहीं, तो हमको पिंक से काम चलाना पड़ेगा। तो पिंक से चला लेंगे, और यहाँ हम इसको ग्रीन से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैम, इट लुक्स लाइक अ फ्लावर। एक्चुअल में फूल जैसा ही दिखता है यार, ये स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। अच्छा बेटा, मेरे को आप तब तक एक आंसर दो, मुझे कोई बताएगा ये फॉलिकल्स ओवरी के कौन से एरिया में रहते हैं, स्टोमा के कौन से एरिया में रहते हैं? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। स्ट्रोमा के कौन से एरिया में ये फॉलिकल्स आपको दिखते हैं? कोई बताएगा? कोई बताएगा? जल्दी। स्ट्रोमा के कौन से? कॉर्टेक्स एरिया में। वेरी वेरी गुड। अभी मैं आपको एक 3D भी दिखाऊंगी, उसमें आपको दिखेगा कि कॉर्टेक्स एरिया में होते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यहां पे आप लिखिए, ठीक है। अभी आप सिर्फ लिखिए, मैं आपको समझाऊंगी। मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, मोर ग्रैन्युलोसा सेल्स, प्राइमरी oocyte। डन। अगला, अगला फॉलिकल। अरे भाई बहुत गोले बनाने पड़ रहे हैं बेटा। एक साथ में उनके अंदर डॉट लगा दूंगी मैं। इस एरो को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है। एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, बन रहा है? बना रहे हो कि नहीं? बन रहा है? यस। कोई नहीं स्नेहा बेटा, इट्स ओके। थोड़ा सा ये इस साइड से वो हो सकता है ना पतला। ओवरी का याद आ रहा है बेटा? एक दिन बनाते बनाते मौत आ गई थी हमें, मेरे को, मतलब तुम्हें तो नहीं आई थी। उसको बराबर करने में जान निकल गई थी, बराबर ही नहीं हो रहा था। अब इसमें भी ऐसा ही होगा, तो मैं इस पे ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये क्या है? थीका एक्सटर्ना। ठीक है, ये क्या है? थीका इंटरना। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे लेबल करते हैं एंट्रम।
ऐसे कैसे भूल सकते हैं? कभी कभी सोचता हूं कि काश बायो में डायग्राम नहीं होते। बेटा अगर ऐसा कभी कभी तू सोचेगा ना बेटा, तो इतना दुख होगा, क्योंकि डायग्राम की वजह से ही तो चीजें समझ आ रही है। इसमें डायग्राम नहीं होता ना और सिर्फ इमेजिन करना पड़ता, तो इमेजिनेशन तुम्हारी इतनी स्ट्रांग है नहीं बेटा कि तुम इमेजिन करके सारा समझ लेते। तो अच्छा है, थैंक यू बोलो कि डायग्राम है। डायग्राम है तो बेटा जान में जहान है, ठीक है। और ये है हमारा सेकेंडरी oocyte। इसको सेकेंडरी या प्राइमरी दोनों बोल सकते हैं, ये मैं कारण आगे बताऊंगी। प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों oocyte कह सकते हैं, ये मैं आगे कारण बताऊंगी मैंने ऐसा क्यों लिख रखा है। पहले आप यहां तक का बेटा कवर करो, पहले आप यहां तक का कवर करो। दिस इज टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। यस, डन डन कर दो, डन कर दो। हमने 3 फॉलिकल्स बनाए, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। इन सब की कहानी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन अभी आप सिर्फ इसको बनाइए। यस एवरीबॉडी। अरे व्हाट इज एंट्रम भैया, मैंने अभी कुछ नहीं समझा है, मैं इससे रिलेटेड सारी चीजें आगे समझाऊंगी। फिलहाल तुम इसे नोट करो एज इट इज, फिलहाल तुम इसे नोट करो एज इट इज। यस एवरीबॉडी, डन करो। यस, डन, साथ साथ बना लिया, पक्की बात। चलो फिर भी मैं बेटा अरे ग्रैन्युलोसा सेल्स वही है ना, फिर भी चलो मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। जिन बच्चों ने नहीं बनाया, मैं फिर 1 मिनट का टाइम देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। वैसे मैं यहां से खड़े होकर थोड़ा समझाती हूं आपको। बेटा oocytes दिख रही हैं, अभी तक मैंने प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte लिख रखा है, बट फॉलिकल देखो बेटा, फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल भी होती है, सेकेंडरी फॉलिकल भी होती है, टर्शरी फॉलिकल भी होती है, ठीक है। और आगे ग्राफियन फॉलिकल भी होगी। oocyte सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी होती है, बट फॉलिकल्स बेटा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल भी होते हैं। बना लिया होगा ना अभी तक। और आगे इससे भी एक बड़ी फॉलिकल, यानी कि ये मैं आपको ना ग्रोथ दिखा रही हूं फॉलिकल की, कि फॉलिकल कैसे 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 ग्रो करते हैं। प्राइमरी से सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी से बेटा क्या बनता है, टर्शरी बनता है, टर्शरी से अगला वाला फॉलिकल बनता है, ठीक है। डन, डन है, पक्की बात, पक्की बात। मैम आपसे अच्छा बना है हमारा, चलो बहुत अच्छी बात है यार। अगला फॉलिकल बेटा ग्राफियन फॉलिकल, अगला फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। बनाओ इसको। अब ज्यादा गोले मत बनाना बेटा, इतने में ही रख देते हैं, इतने में समझ लग जाएगा। बचपन में मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ ना बेटा, जिस भी डायग्राम में ऐसे डॉट 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 करके भरना होता था ना, इतनी मौत आती थी। पहले डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल के नोक को एकदम शार्प करो, और फिर डॉट बनाने के लिए शार्प नोक से कभी वो डॉट्स बनते ही नहीं थे। फिर उसको बेटा वो करना पड़ता था, उसकी नोक को फिर वो करना पड़ता था, थोड़ा तोड़ के मोटा करना पड़ता था, तब जाके वो बनता था। क्या ही बताएं, कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया मेरा ग्राफियन फॉलिकल, पर कोई नहीं। दिस इज थीका
एक्सटर्ना, दिस इज थीका इंटरना। हाँ मैम ये आगे कंटिन्यू करना है, हाँ कंटिन्यू बनाते रहो। फुल्ली डेवलप्ड एंट्रम, जोना प्लेसिडा, सेकेंडरी oocyte। एक जमाने में मैम हम भी ड्राइंग करते थे मैम, हमारे स्कूल के टीचर तो नोट्स बनाने के लिए बोलते ही नहीं हैं, बायो में बस जो रफ लिखते हैं। हाँ जोना पेल्यूसिडा के बारे में मैं कुछ बेटा आपको इनकी अच्छी बातें बताना चाहूंगी। इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर। मेरा भी बेटा हाथ दुख रहा है बना बना के। made up of glycoproteins secreted by secondary oocyte around itself। फॉलिकल्स तो बस इतने ही हैं, पर मैं इसके आगे भी आपको एक लास्ट स्ट्रक्चर बताऊंगी कि जब ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है तब क्या होता है। तो मैं बस एक और स्ट्रक्चर बता दूंगी, हालांकि वो फॉलिकल तो नहीं है, वो एक तरीके का फॉलिकल के टूटने से जो स्ट्रक्चर बनता है वो है। ठीक है, आपको पता है बेटा एक बात बताऊं, जितना आप इस डायग्राम को बना के मेहनत कर रहे हो ना, उतना आसान आपका oogenesis हो जाएगा। आप इसी में यहीं पे इसको इतने अच्छे से समझ लोगे तो oogenesis आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी फॉलिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जब फॉलिकल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होगी ना, तो प्रोसेस आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, यस मैम उसके नीचे लिख लें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल लिख सकते हो बेटा। It ruptures, रप्चर का मतलब टूटती है, to form a structure called corpus luteum। आपने 11th क्लास में ओवरी वाला टॉपिक पढ़ते वक्त ये कॉर्पस ल्यूटियम नाम जरूर पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। और मैंने आपको बताया था, जैसे कि अंजलि ने भी लिखा है, ये मैंने डेफिनेटली जो मेरे से 11th पढ़े वहां पे मैंने बताया भी था बेटा कि ये हम 12th क्लास में आगे जाके पढ़ेंगे डेफिनेटली। ये कॉर्पस ल्यूटियम जिसे येलो बॉडी भी बोला जाता है, दिस इज अ येलो बॉडी, बिल्कुल येलो कलर की होती है और इतनी इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी के लिए। आप इस तरीके से बना सकते हो दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, 10th क्लास में भी पढ़ा था। अच्छा, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है यार। हाँ हाँ ठीक है, दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बारे में मैं एक चीज लिखवाना चाहती हूं, सिक्रीट्स प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। समझ आ गई बात? ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। अब आप बेटा इसे बना लीजिए। अब मैं आपको समझा रही हूं, अब मैं आपको समझाना चालू कर रही हूं। अगर आप लोगों ने यहां तक बना लिया है, फटाफट से बना लो, तो फिर मैं बेटा अभी आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाना चालू करूंगी। आर यू ऑल डन? Are you all done till here? रप्चर का मतलब होता है टूटना, रप्चर का मतलब होता है ब्रेकडाउन, रप्चर का मतलब होता है ब्रेकडाउन बेटा। जब कोई चीज टूट जाती है उसे रप्चर बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बेटा दो चीजें बताई थी। एक चीज मैंने क्या बताई कि गिफ्ट है और गिफ्ट रैपर है। गिफ्ट क्या होता है बेटा? गिफ्ट होता है
गिफ्ट क्या होता है? यहां पे गिफ्ट का मतलब है डेवलपिंग एग्स, द प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, oogonia और क्या ओवा, ये डेवलपिंग एग्स है। और डेवलपिंग एग्स जो है वो रैपर के अंदर प्रेजेंट है। जो रैपर्स तुम किसे बोल रहे हो बेटा? फॉलिकल्स को बोल रहे हो। जो अलग अलग टाइप की फॉलिकल्स तुम्हें दिख रही है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, यही सारे फॉलिकल्स के अंदर में तुम्हारा एग होता है, जिसमें बेटा oogenesis जो तुम पूरा प्रोसेस पढ़ते हो वो एग में ही तो होता है। जैसा आप समझ के देखो ना, एक बारी आप एक बारी समझ के देखो कि जैसे स्पर्मेटोगोनिया था मेल्स के केस में, फीमेल में oogonia है, वो आगे जाके बनाती थी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, oogonia आगे जाके बनाएगी प्राइमरी oocyte, उससे बनता था सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बनेगा सेकेंडरी oocyte। तो ये सारी जो बेटा मैं oocyte बोल रही हूं या oogonia बोल रही हूं, ये फॉलिकल्स के अंदर स्टोर होती है। तो फॉलिकल की शक्ल कैसी दिखती है मैम? फॉलिकल की शक्ल ऐसी दिखती है मैम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया है, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया है, पर एनसीईआरटी में इनके बारे में बताई हुई हर चीज लिखी हुई है। मैं आपको एनसीईआरटी रीड करके अभी बताऊंगी। एक एक लाइन जो भी मैंने यहां पे लिखी है वो एनसीईआरटी में दी गई है। हम डायग्राम से समझते हैं ताकि हमें वो चीज समझ में अच्छे से आए, रिलेट अच्छे से हम कर पाए। ठीक है, देखो मैंने यहां सबसे पहला जो फॉलिकल बनाया हुआ है वो फॉलिकल दिखाया हुआ है प्राइमरी फॉलिकल। और मैंने प्राइमरी फॉलिकल की तुम्हें क्या बताइए खास बात, जैसे कि अगर तुम्हें बेटा किसी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर बतानी हो तो तुम उसकी कुछ कुछ चीजों को, फीचर्स को बताओगे ना। तो प्राइमरी फॉलिकल कैसे पहचानोगे कि ये फॉलिकल प्राइमरी है या सेकेंडरी है? इनमें आपको सेंटर पे डेवलपिंग एग तो दिख रहा है, कौन सा oocyte दिख रहा है? प्राइमरी oocyte। ये याद रखना है कि क्या प्राइमरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte दिख रहा है कि प्राइमरी oocyte दिख रहा है। इसके अंदर प्राइमरी oocyte दिख रहा है और इसके बाहर कुछ बेटा सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं जो एक सिंगल लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। आपको पता है ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं ईस्ट्रोजन, और ये आगे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में काम आएगा। यहां oogenesis में इसका कोई काम नहीं है। आगे जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तो वहां पे इनका आप हार्मोन्स का फंक्शन देखोगे कितना इंपॉर्टेंट है जानना। तो आंख बंद करके बेटा अपने अंदर रिवाइज करो। प्राइमरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैम ने बताई कि उसके अंदर जो डेवलपिंग गिफ्ट है, जो एग है, वो है प्राइमरी oocyte, और उसके बाहर जो सेल्स दिख रही है मुझे सिंगल लेयर में ग्रैन्युलोसा सेल्स दिख रही हैं। तो ऐसा फॉलिकल जब मुझे दिखेगा तो वो मेरा प्राइमरी फॉलिकल होगा। जब वो प्राइमरी फॉलिकल डेवलप करके सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है तो भैया सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte ना है कि ऐसे सोचने लग जाओ कि यार मैम प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होगा क्या? नहीं, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी क्या है बच्चों, ध्यान देना एक एक बात। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर होगा प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte नहीं है। ठीक है, यस। सेकेंडरी फॉलिकल की एक खास बात यह कि इसमें अब बेटा एक लेयर में ग्रैन्युलोसा सेल्स नहीं है। तुम्हें दिख रहा था प्राइमरी फॉलिकल में एक सिंगल लेयर ग्रैन्युलोसा सेल्स की थी, यहां बहुत सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स है। तो एक बात तुम मुझे रिलेट करके बताओगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्राइमरी फॉलिकल से ज्यादा ईस्ट्रोजन सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, तो यह बात ट्रू है या फॉल्स है? ये बात ट्रू है या फॉल्स है? अगर मैं ये बात तुमसे कहूं कि प्राइमरी फॉलिकल से ज्यादा ईस्ट्रोजन सेकेंडरी फॉलिकल बनाएगा, तो क्या ये बात सही है, ट्रू या फॉल्स? भाई ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती है, प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है। एब्सोल्युटली रिहान, वेरी गुड यार, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड प्रियांशु, तनु, दीक्षा, वेरी गुड यार। जिसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स थी वो कम ईस्ट्रोजन बनाएगी। सेकेंडरी फॉलिकल में कई लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स आ गई तो ज्यादा ईस्ट्रोजन बनेगा। तो सेकेंडरी फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ ये नहीं है कि उसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर बढ़ गया, इसमें एक और नई लेयर बन जाती है। वो नई लेयर बनती है जिसे बोला जाता है थीका। तो बेटा वापस से रिवाइज करो आंख बंद करके। मैम प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte और उसमें होती है सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। जब प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है मैम सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, तो उसके अंदर अभी भी प्राइमरी oocyte है, ग्रैन्युलोसा सेल्स मैम बढ़ गए और एक नई लेयर बन गई जिसे बोलते हैं थीका। डन डन। अब बेटा सेकेंडरी फॉलिकल ग्रो करती है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल की क्या खास बात,
अब बेटा फॉलिकल्स के बीच में एक कैविटी बनना चालू होती है। फर्स्ट टाइम अगर तुमसे पूछा जाए एक इस तरीके की कैविटी बन रही है, वो किस फॉलिकल में दिख रही है? दैट फॉलिकल इज बेटा टर्शरी फॉलिकल। दैट फॉलिकल इज टर्शरी फॉलिकल, जहां फर्स्ट टाइम एक कैविटी दिखती है फ्लूइड फिल्ड, जिसे बोला जाता है एंट्रम। इसको तो ऐसे स्टार मार्क करो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट टाइम कैविटी इज सीन इन बेटा द टर्शरी फॉलिकल। ग्रैन्युलोसा सेल्स तो वही है, एक कैविटी तुम्हें दिखी। इसके अलावा जो थीका लेयर बनी थी सेकेंडरी के केस में, अब वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कौन सी दो भागों में डिवाइड हो जाती है? बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना और अंदर की तरफ थीका इंटरना। थीका की दो लेयर बन गई। अब इस पॉइंट को स्टार मार्क करो, जो oogenesis में तुम्हें समझ में आएगा। अभी यहां पे तुम्हें उतना क्लियर नहीं होगा, आगे समझ में आएगा कि मैंने यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte दोनों क्यों लिख रखा है। दोनों तो नहीं हो सकती मैम, डेफिनेटली दोनों नहीं होगी, पर मैंने दोनों क्यों लिख रखी है ये मैं आगे तुम्हें समझाऊंगी। कि यहाँ पे तुम प्राइमरी oocyte भी बोल सकते हो, सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो। ज्यादातर जगह पे तुम सेकेंडरी oocyte पढ़ोगे कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है, पर मैंने प्राइमरी क्यों लिख के रखा है ये गलत नहीं है, ये भी सही है। एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब देखो वापस से रिवाइज कराऊं, वापस से मेरे साथ आगे करो। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब है उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब है उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, टर्शरी फॉलिकल का मतलब है उसके अंदर प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। oocyte क्लियर हो गया। दूसरी बात, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte तो है, उसके साथ में सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte है और ज्यादा लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स है और एक नई लेयर है थीका। टर्शरी फॉलिकल के अंदर मैम प्राइमरी oocyte भी हो सकती है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकती है, वो आप हमें बाद में बताओगी। और उसमें पहली बार ये कैविटी देखना हमें मिलती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम एंट्रम बोलते हैं। मैम उसके केस में थीका वाली जो लेयर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना, अंदर की तरफ थीका इंटरना। क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या? क्या यहां तक बेटा कोई भी दुख दर्द समस्या? एवरीबॉडी यस, एवरीबॉडी यस, एवरीबॉडी यस, एवरीबॉडी। याद हो गया सभी को? क्या याद हो गया सभी को? यस एवरीवन, क्या याद हो गया सभी को यहां तक? यस। अब बेटा देखो, टर्शरी फॉलिकल आगे जाके किसमें कन्वर्ट होगा? टर्शरी फॉलिकल इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन और टर्शरी फॉलिकल की शक्ल ऑलमोस्ट सेम दिख रही है, पर सेम नहीं है बच्चों, सेम नहीं है। देखो मैं इस लेयर को ग्रीन से बना देती हूं, सेम बिल्कुल भी नहीं है, सेम बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं समझाती हूं। हाँ अभी देखो, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल होता है। ये सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल होता है, सबसे ज्यादा मैच्योर फॉलिकल होता है। अब देखो टर्शरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte बन गया है, यानी कि अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी तुम्हें कौन सा दिख रहा है बेटा? सेकेंडरी oocyte ही दिख रहा है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना जो टर्शरी में बन चुकी थी, वो सेम चीज यहां पे भी दिख रही है। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, देखो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये टर्शरी में बन गई थी। ये oocyte कौन सा है बेटा? ये सेकेंडरी oocyte है, तुम्हें दिख रहा है। एंट्रम वहां बन चुका था, कहां बन चुका था? टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम बन चुका था। फर्स्ट टाइम एंट्रम सीन इन टर्शरी फॉलिकल, बट एंट्रम ग्राफियन फॉलिकल में वेल डेवलप्ड हो जाता है। जो आप मैम आंखें बंद क्या होता है यार? मैं आगे बंद कर रही हूँ बीच बीच में, मैं सोचती हूँ फिर मैं क्यों आगे बंद कर रही हूँ, तुम करो आगे बंद। हाँ मैं ये बोल रही हूँ एंट्रम जो होता है वेरी वेल डेवलप्ड इन ग्राफियन फॉलिकल। लेकिन यहाँ का बेटा की पॉइंट ये है कि यहाँ पे फुल्ली डेवलप्ड एंट्रम के अलावा यहाँ एक नई चीज मिलती है, जो कि आप आगे जाके फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में पढ़ेंगे भी। इसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। नाम को बोलो, जोना पेल्यूसिडा। एक नई लेयर डेवलप हुई बेटा जोना पेल्यूसिडा, पर ये सेल्स की नहीं बनी, ये सेल्स की नहीं बनी। इससे सवाल आता है क्या ये सेल्स की बनी है? नहीं, इट इज अ नॉन सेल्यूलर लेयर, सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है। ये सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन होता है। जैसे बेसमेंट के बारे में पढ़ा था ना कि बेसमेंट सिक्रीशन होता है, वैसे जोना पेल्यूसिडा भी एक तरीके का सिक्रीशन है। जिस सिक्रीशन को किसने बनाया? जिस सिक्रीशन को सेकेंडरी oocyte ने बनाया, जिस सिक्रीशन को सेकेंडरी oocyte ने अपने अराउंड बनाया, बस दैट्स इट। और बेटा जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है ना, तो इसमें से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है इसके टूटने से।
और जो बची कुची बॉडी है वो एक येलो कलर का बॉडी बनाती है, जिस बॉडी को बोला जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, जो 2 हार्मोन बनाती है, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। क्या यहां तक बेटा क्लियर हुआ? तो मैं इसको एक बारी फटाफट से वापस से रिवाइज करा दूं। क्या आपको यहां तक कोई दुख दर्द समस्या है? एक बारी बेटा मेरे को बता दो, तो मैं एक बारी फटाफट से इसे क्विक रिवीजन करा देती हूँ। एक बारी बेटा, यस एवरीबॉडी, एक बारी डन है बेटा? यहां तक क्लियर है? रिवीजन करा दूं? ठीक है, चलो रिवीजन करते हैं बच्चों, रिवीजन करते हैं। क्लोज योर आईज एवरीवन। अपनी आंखें कृपया करके बंद कीजिए और अब मेरे साथ बेटा रिवाइज करिए। क्या रिवाइज करिए? मैम ने अपने बाल बांध लिए क्योंकि मैं रिवाइज कराने वाली हूं। तो बेटा रिवाइज क्या करेंगे? देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड कॉर्पस ल्यूटियम। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शरी फॉलिकल के अंदर मैम प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हो सकता है, और ग्राफियन के अंदर मैम सेकेंडरी oocyte ही होगा। मैम प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होती है और उसके अराउंड मैम सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स होती है। मैम जब प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है तो उसके अंदर होती तो प्राइमरी oocyte ही है, बट उसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स बढ़ जाते हैं और एक नई लेयर आ जाती है मैम, जिसे थीका बोलते हैं। तो यानी सेकेंडरी फॉलिकल में कौन सी नई मैम लेयर आई? थीका की लेयर आई। फिर मैम वो सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी में कन्वर्ट होता है, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों oocyte हो सकते हैं, बट इसके अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स तो वही है, लेकिन उसके बीच में तुम्हें एक नई कैविटी दिखती है। यानी यहां पहली बारी मैम एक कैविटी दिखती है जिसे बोला जाता है एंट्रम, विच इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मैम यहां पहली बारी थीका लेयर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। टर्शरी फॉलिकल मैम कन्वर्ट होती है सबसे मेच्योर फॉलिकल में, जिसे बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल मैम। यहां वो एंट्रम वेरी वेल डेवलप्ड हो जाता है, वेरी वेल डेवलप हो जाता है, और यहाँ पे थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना तो मैम टर्शरी में बन चुका था, तो ग्राफियन में वो बना बनाया है। यहां पे मैम एक नई लेयर दिखती है जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, बट ये क्या सेल्स की बनी है? तो ये कतई सेल्स की नहीं बनी है, ये नॉन सेल्यूलर है, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी है, और ये सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड सिक्रीट करती है। तो यहां ग्राफियन फॉलिकल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जोना पेल्यूसिडा। टर्शरी की क्या है बेटा? थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना बनी और एंट्रम पहली बार बना। सेकेंडरी का क्या है? पहली बार थीका बना और ज्यादा लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। प्राइमरी का क्या है? सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स। मैम ग्राफियन टूटा तो क्या बना यार? सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गई और क्या बना बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। डन बेटा, हो गया क्या? मेरी आंखें बेटा वैसी हो गई थी, ठीक है? क्या क्लियर हो गया सभी को? अब बेटा इससे ज्यादा तो बेटा मैं तुम्हें और क्या रिवाइज कर रहा हूं, अब मैं तुम्हारी जगह घोट के पी तो नहीं सकती हूं, मैंने काफी बार रिवाइज करा दिया। यस डन, यस यस एवरीबॉडी, डन। क्या बोलती है मेरी सबोला आर्मी? यस, टाइम तो हो गया है बेटा, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जा सकते हो, आप जा सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद आपकी क्लास अटेंड करने के लिए बेटा, आपने मेरे पे इतना सारा मेहरबानी किया, उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया जाएं, जिनको लग रहा है समय हो गया है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ बोला है आदित्य? बोला है मैंने कि बेटा तू रुक जा, पढ़ ले मेरे से, आई एम रिक्वेस्टिंग यू? नहीं बोला ना, तो तू जा ना बेटा, बाकी को पढ़ने दे ना बेटा, मेरे को पढ़ाने दे ना बेटा। अब बेटा क्या करेंगे? oogenesis पढ़ेंगे, ठीक है? oogenesis को पढ़ने के लिए कॉपी को लैंडस्केप कीजिए कृपया करके। नहीं, लैंडस्केप करना है क्या? 1 2 3 कर ही लो यार, लैंडस्केप कर लो, बाद में मेरे को ही डांटोगे, ठीक है? लैंडस्केप कर लो कॉपी को, लैंडस्केप। oogenesis पढ़ने के लिए कॉपी को लैंडस्केप कर लो, ठीक है? और लैंडस्केप करने के बाद बेटा इसे इस तरीके से 3 कॉलम्स में डिवाइड कीजिए। एक, पहले कॉलम में सबसे कम स्पेस रखना, पहले कॉलम में सबसे कम स्पेस रखना। अरे यार, अंडू अंडू अंडू, वापस से बनाते हैं। ठीक है, क्या ये सही बना बेटा? सीधा बना है? और अगले 2 में थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना। ये हम, अरे भाई, ओ गॉड, अरे फिर से ऐसा हो रहा है, मैं कुछ ज्यादा ही साइड से कर रही हूं क्या? हाँ, ऐसे कॉपी को डिवाइड करो, ठीक है? टेढ़ी है क्या लाइन? कोई नहीं बेटा, पढ़ेंगे सीधा, भले ही लाइन टेढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन टेढ़ी है बेटा, लेकिन हम सीधे हैं, ठीक है? तो यहां हम लिखेंगे टाइम पीरियड,
बेटा देखो मैंने लैंडस्केप में इसलिए नहीं बनवाया कि हमें लिखना बहुत कुछ है, लिखना तो हमें बहुत कम ही है, लेकिन कहीं अगर कहीं पे लिखना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि तुम्हें लिखने को जगह ना मिले। डेवलपिंग oocyte या एग, और यहां पे हम लिखेंगे फॉलिकल्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। आपको लैंडस्केप में बनाना है बेटा, लैंडस्केप में बनाइए, और अगर एक पेज में कंप्लीट नहीं होता है तो उसे अगले पेज में कंटिन्यू कर लेना। अगर तुम्हें पोर्ट्रेट में बनाना है तो पोर्ट्रेट के एक सिंगल पेज पे आ जाएगा, बट पोर्ट्रेट में बना तो सकते हो बेटा, लेकिन कभी कभी जब मुझे लिखना है ना चीजें, फिर तुम कहोगे कि मैम हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, यस यस। अभी देखो बेटा हमने क्या बोला, टाइम पीरियड, डेवलपिंग oocyte एंड फॉलिकल। ये बात तो तुम्हें समझ में आती है कि मैंने बेटा डेवलपिंग और फॉलिकल्स को अलग अलग क्यों कर दिया, क्योंकि oogenesis में फॉलिकल्स के बारे में भी तुम्हें पढ़ना है, और उस फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte है और उसमें मियोसिस हो रही है कि माइटोसिस हो रहा है उसके बारे में तुम्हें पढ़ना है। टाइम पीरियड क्यों जरूरी है भाई, मेल्स का सही है भाई, मेल्स का क्यों सही है, प्यूबर्टी पे बेटा चालू होती है स्पर्मेटोजेनेसिस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, और वो अपने आप होती रहती है नॉर्मल। लेकिन फीमेल में बड़ा बेटा पंगा है, क्यों, फीमेल में एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ और हो रहा होता है, फीटल लाइफ में कुछ और हो रहा होता है, जब वो पैदा होती है तो कुछ और हो रहा होता है, पैदा होने से लेके बेटा पूरे चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक कुछ और हो रहा होता है, और प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक कुछ और हो रहा होता है। इसीलिए हमें फीमेल के केस में oogenesis के प्रोसेस को टाइम पीरियड में भी डिवाइड करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो मैं सबसे पहला टाइम पीरियड जो फीमेल के केस में लिखना चाहूंगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड टू अंडरस्टैंड oogenesis is the time period when the female is inside the another female's womb। अपनी मम्मी के वूम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर जब वो बड़ी हो रही होती है, वो टाइम पीरियड यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, वो टाइम पीरियड बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा टाइम पीरियड फीटल लाइफ टिल बर्थ, जब तक जन्म नहीं होता तब तक। फीटल लाइफ मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ टिल बर्थ। ठीक है, यस। व्हाट इज oocyte एग्जैक्टली, द डेवलपिंग एग, जिससे आगे जाके एग बनेगा बेटा। फॉलिकल से एग थोड़ी बन सकता है, जैसे स्पर्मेटोगोनिया से आगे जाके स्पर्म बनते हैं ना, तो वो स्ट्रक्चर्स जिससे आगे जाके एग बनेगा वही तो बेटा oogonia होगा या oocyte होगा। ठीक है, यस, ठीक है ना। तो फीटल लाइफ टिल बर्थ, एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके जन्म तक फीमेल के अंदर क्या हो रहा होता है, तो आप समझते जाइए। और मेल्स के बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस से भी मैं रिलेट करते हुए जाऊंगी। तो एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया, यहां पे नहीं बनाती, यहां एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया जिसकी प्लॉइडी है 2n, इसकी प्लॉइडी है 2n, और इस स्ट्रक्चर का नाम होता है oogonia। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है oogonia। बेटा मेल्स के केस में आप मुझे बताते जाइए कि स्पर्मेटोजेनेसिस हमने किस स्ट्रक्चर से चालू की थी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए एवरीबॉडी। मेल्स के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस किससे चालू करवाई थी, क्या स्पर्मेटोगोनिया से? बेटा ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तभी मजा आएगा। और जिसने बेटा इस लास्ट 15 मिनट में ना बिल्कुल अपना ध्यान भटकाया, फिर तो बेटा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अटेंशन आपको यहीं पे रखना है क्लास में। हाँ, वेरी गुड शिवांक बेटा, वेरी गुड। संस्कृति, शिवनाथ, वेरी वेरी गुड। राज, सेजल, जानवी, विभा, शायन। बेटा इनिशियली जैसे मेल्स के केस में स्पर्मेटोगोनिया होता है और उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, उसकी प्लॉइडी कितनी होती है 2n। यहां पे भी इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n। वो क्या करता है मैम, माइटोटिकली डिवाइड करता है। ये क्या करेगा मैम, माइटोटिकली डिवाइड करेगा। वो क्या बनाता है मैम, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बनाएगा मैम, प्राइमरी oocyte। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके पास मिलियन ऑफ oogonia होते हैं, मिलियन। एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपके पास मिलियन ऑफ oogonia होते हैं। जन्म के बाद आपके पास कोई और oogonia अलग से ऐड नहीं हो जाता। एम्ब्रियोनिक लाइफ में जितनी oogonia है उतनी रहती है। जन्म के बाद कोई नया oogonia आपके पास ऐड नहीं होगा। ये डेटा मैं आपको लिखवा दूंगी, लिखने के पीछे नहीं भागना है, कॉन्सेप्ट समझो।
यहां पे भी इसकी प्लॉइडी 2n है, स्पर्मेटोगोनिया की भी प्लॉइडी 2n है। ये माइटोसिस करता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाता है, अगेन माइटोसिस कर रहा है तो कोई प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, प्राइमरी oocyte में। समझ आ रही है बात, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ये कर रहा है माइटोसिस, ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन कर रहा है और माइटोसिस से बेटा ये करके किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, ये किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, अगेन प्लॉइडी 2n ही है, अगेन प्लॉइडी 2n ही है, लेकिन इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बेटा, क्या मैं इसे प्राइमरी oocyte बोल सकती हूँ? आप मुझे बताइए, क्योंकि अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाया है, अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस पढ़ाया है, क्या प्रोसेस, कि प्राइमरी oocyte के इस फॉलिकल के अंदर आपको सबसे पहली बारी दिखेगा। जल्दी बताओ, यस। तो मेरे को बताओ कि अगर मेरे को यहां पे लिखना हो, मेरे शू के लेस खुल गए, आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे यहां पे लिखना है कि ये जो प्राइमरी oocyte है ये किस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिखूंगी, किस फॉलिकल के अंदर सबसे पहले प्रेजेंट है, मैं क्या लिखूंगी। अब मेल के केस में तो बेटा तुम्हें फॉलिकल नहीं लिखना पड़ता, उसके अंदर तो तुम सीधा 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 कर देते हो यार, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन यहां तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ना। यस यस, क्या कहूंगी मैं, प्राइमरी फॉलिकल कह सकती हूं, क्या मैं यहां पे बेटा कह सकती हूं कि ये जिस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगा उस फॉलिकल को मैं प्राइमरी फॉलिकल कह सकती हूं। यस, कोई कंफ्यूजन, इसीलिए बेटा फॉलिकल के बारे में पहले पढ़ाती हूं मैं और फिर मैं इसे पढ़ाती हूं, तो तुम्हें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट साइकिल पे आ जाऊंगी ना, गारंटीड है बेटा तुम कंफ्यूज होगे, तुम्हें नहीं समझ आएगा। अब बेटा बिल्कुल मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये अभी फीटल लाइफ में ही चल रहा है ये सारा कार्यक्रम। फीटल लाइफ में मिलियन ऑफ oogonia थे और वो माइटोटिकली डिफरेंशिएट करते हैं और किसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्राइमरी oocyte में। और आश्चर्य की बात यह है कि प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही चालू कर देता है। आप देखो, रिलेट करो मेल से, मेल में क्या था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस 1 होती है कि नहीं, पर उसमें बेटा ऐसा कोई लोचा नहीं है कि वो अरेस्ट हो गई, वो रुक गई, कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पे सीधा सिंपल प्रोसेस था। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थी, उसमें मियोसिस 1 हो रहा था और वो 2 सेकेंडरी हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये प्राइमरी oocyte जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में मियोसिस 1 चालू तो करती है, अगर बेटा चालू करके कंप्लीट कर देती तो क्या बन रहा होता, आप मुझे बताओ। पहले तो आप मुझे आंसर दो, आप मुझे आंसर दो, अगर ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करती और कंप्लीट कर लेती तो क्या बनता और उसकी प्लॉइडी क्या होती, क्या बनता और उसकी प्लॉइडी क्या होती। श्रुति बेटा मैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पहले पढ़ाती थी, बट वो आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ, ठीक है। आपने मेरे लेक्चर्स कहीं देखे होंगे तो आप पूछ रहे हैं। आप मुझे बताइए बेटा क्या बनता, क्या बनता, क्या बनता, एग थोड़ी बनता नलायको। ओए एग कौन लिख रहा है, पिटाई लगाऊंगी, एग कहां से हो गया भाई, एग कौन बोल रहा है बेटा, ये पढ़ा था तुमने स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे भाई प्राइमरी जब स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करती है तो 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है, अगर प्राइमरी oocyte डिवाइड करती तो एग बन जाता। कैसी बातें कर रहे हो यार, एग थोड़ी बनता, सेकेंडरी oocyte बनता ना, जिसकी प्लॉइडी n होती। गजब है बेटा, तालियां आप लोगों के लिए, तालियां, ये पढ़ाई की है आपने, हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये मियोसिस 1 स्टार्ट कर देगी, बट ये मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मैं यहां पे लिख रही हूं मियोसिस 1 स्टार्टेड बट नॉट कंप्लीट, बट नॉट कंप्लीट। जब कंप्लीट ही नहीं हुई, जब कंप्लीट ही नहीं हुई तो सेकेंडरी थोड़ी बनेगी। ये भाई साहब अपना कंप्लीट ही नहीं कर पाए, ये अटक गए, ये oocyte अटक गया है, ये oocyte अटक गया है, अरे कुछ तो अटक गया है, मियोसिस 1 में अटक गया है, ये मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अटक जाती है, ठीक है। ये स्टार्ट तो करती है, जैसे तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना बेटा, आज हमारी फर्स्ट क्लास है लक्ष्य नीट की, हम तो भाई आग लगा देंगे, हम तो भाई ऐसा कर देंगे वैसा कर देते हैं, फिर पढ़ाई अटक गया है, कुछ तो भटक गया है,
अरे हम तो लटक गया है, कुछ तो अटक गया है, ठीक है, तुम्हारी जैसी कंडीशन है, अटक जाती है, ठीक है। क्या हो रही है बेटा, ये अरेस्ट हो जाती है। इसको अभी भी तुम क्या बोल रहे हो, इसको अभी भी तुम प्राइमरी oocyte ही कह रहे हो, बट ये प्राइमरी oocyte जो है अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। डिप्लोटीन शिप्लोटीन स्टेज आपको याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ याद रखो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 मियोसिस 1, मियोसिस 1, ठीक है। समझ आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, यस, ठीक है। फॉलिकल अभी भी कौन सा फॉलिकल है, फॉलिकल अभी भी, फॉलिकल में कोई चेंज नहीं आया, फॉलिकल अभी भी प्राइमरी फॉलिकल ही है मेरे बच्चे, फॉलिकल अभी भी प्राइमरी फॉलिकल है। बस अंतर क्या है इस वाले में और इस वाले में, अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो oocyte है वो मियोसिस 1 में अटक गया है, ठीक है। समझ आ रही है बात, यस। सॉन्ग वाज अमेजिंग मैम। बेटा पहले मेरे को बताओ, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, मैं क्लास को कोई स्ट्रेच नहीं करूंगी, पर जहां तक मेरे को पढ़ाना है वहां तक मैं बता के जाऊंगी, ठीक है। यस, डन। आप मुंबई आ सकती हैं, जरूर आऊंगी मुंबई, मुंबई के स्टूडेंट से मिलूंगी फिर मैं, ठीक है। हाँ, अब बेटा देखो, अब अपन पैदा हो जाएंगे, लड़कियां जो है, लड़की जब पैदा होती है, यानी कि अब बर्थ, फीटल लाइफ, एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेके जब तक जन्म नहीं होता तब तक ये है। अब लड़की का जन्म होगा, तो लड़की किस चीज के साथ पैदा हुई, लड़की इस प्राइमरी फॉलिकल के साथ पैदा हुई जिसके अंदर प्राइमरी oocyte है और वो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अटका हुआ है। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला अब भैया इतनी ही चीजें हुई आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, अब बेटा उस लड़की का जन्म हो गया। जब उस लड़की का जन्म हुआ तो वो इसी चीज के साथ पैदा हुई, किसके साथ, प्राइमरी फॉलिकल के साथ पैदा हुई, और उसके पास उस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte था जो कि प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अटका हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं बर्थ, चाइल्डहुड टिल प्यूबर्टी। अब जब तक प्यूबर्टी नहीं आती लड़की में, वो पैदा होने से लेकर चाइल्डहुड में उसके क्या क्या हो रहा है, ठीक है, क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि पैदा आप किसके साथ में हुए, आप पैदा हुए इसके साथ में, सेम चीज है। आप इस चीज को लिखेंगे क्योंकि आप तो भूल जाएंगे, तो इस चीज को आप लिखेंगे, ठीक है। तो हम इस चीज को लिखेंगे कैसे बेटा, हम इस चीज को लिखेंगे एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल इज बॉर्न with primary follicle, with primary oocyte arrested in प्रोफेज 1 मियोसिस 1। P1M1 का मतलब है प्रोफेज 1 मियोसिस 1, प्रोफेज 1 मियोसिस 1। समझ आ रही है बात। और आपको एक बात बताऊं बेटा, जब आप पैदा हुए, आपको मैंने बोला था ना आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और इसको स्टार मार्क कीजिए, इसके आगे शायद मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी पर मैं बता के जाऊंगी। वैसे तो मैं पूरा प्रोसेस अगर आपको कंप्लीट करा देती तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता। कंप्लीट करा दूं क्या, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहोगे तो नहीं कराऊंगी। मैंने ये बोला बेटा कि जब आप पैदा हुए तो आप किस चीज के साथ पैदा हुए, आप इस प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुए। आप इस प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुए जो कि प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 में अटका हुआ था, ठीक है, और प्राइमरी फॉलिकल था आपके पास। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आप पैदा तो कई सारे, है ना,
अच्छा ठीक है, चलो मैं देख लूंगी, कई बच्चों का डेटा भी खत्म हो जाता है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है, तो मैं भावनाओं में ज्यादा नहीं बहूंगी, क्योंकि कई बच्चों का डेटा भी खत्म हो जाता है। वैसे तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं बाद में, चलो उसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसके चक्कर में मैं 2 मिनट और वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। मैं होमवर्क देके चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ के आ जाओगे तो आप इस टॉपिक को एटलीस्ट इस चक्कर में देखोगे अगर होमवर्क देके जाऊंगी, ठीक है। तो कोई नहीं, मैं जितना कराना है इतना ही कराऊंगी और मैं थोड़ा होमवर्क देके जाऊंगी। सुनो मेरी बात, मैंने बोला जब आप पैदा हुए तो आपके पास कई सारे बेटा पता है क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल थे, पर प्यूबर्टी आते आते, प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते इनमें से कई सारे फॉलिकल्स की डेथ हो जाती है, ठीक है। इनमें से कई सारे फॉलिकल डेथ हो जाती है क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इनको वो हार्मोन्स नहीं मिल रहे थे, एफएसएच वगैरह इनको जो चाहिए था, जो इनकी फर्दर आगे ग्रोथ करवाता, वो ग्रोथ इनकी फर्दर नहीं हो पाई। तो प्राइमरी फॉलिकल तो आपके पास पहले से थे, लेकिन उनकी फर्दर ग्रोथ कराने के लिए तुम्हें एफएसएच चाहिए था, जो प्यूबर्टी के वक्त में आता है। तो इस कारण से प्यूबर्टी तक आते आते ईच ओवरी हैज ओनली एंड ओनली 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं इससे आगे अगले दिन बताऊंगी आपको, लेकिन आप यहां तक, क्योंकि आप सिर्फ क्या बचा है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक क्या होता है, तो अच्छी बात है बेटा, आधा कंप्लीट होगा ना, तो आप क्या करोगे, इस चीज को रिवाइज करके आओगे, एनसीईआरटी से इसको आगे पढ़ के आओगे, और एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे तो आप ही के लिए अच्छा होगा। लास्ट 15 मिनट्स में मैं ये टॉपिक को वाइंड अप कर दूंगी, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या लिख रही हूं बेटा, बर्थ से लेके चाइल्डहुड तक कोई चीज नहीं हुई, ना आपके प्राइमरी oocyte में कोई बेटा मियोसिस 1 कंप्लीट हुई, ना आपके बेटा प्राइमरी फॉलिकल में कोई चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ फॉलिकल्स की डेथ हुई, और डेथ होने की वजह से प्यूबर्टी आते आते each ovary has only and only 60,000 से 80,000 फॉलिकल। अब मैं इसके आगे अगले दिन कंटिन्यू करूंगी, तो मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देती हूँ, और जो लास्ट चीज मैंने बोली है मैं उसके बारे में लिख देती हूँ स्टार मार्क करके, ठीक है। तो मैंने क्या बोली बच्चा पार्टी, मैंने बोला नो चेंजेस नहीं, मैं लिखती हूं बाय द टाइम फीमेल रीचेस प्यूबर्टी, ओनली 60,000 60K to 80K, मतलब 80,000 follicles are left, primary follicles are left in each ovary, rest all die, called follicular atresia, atresia का मतलब होता है डेथ, called follicular atresia मतलब डेथ ऑफ द फॉलिकल्स, दैट्स इट। लेकिन बेटा आज मैं यहीं पे समाप्ति कर रही हूँ इस चीज की, लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए तो मैं समझ पाऊंगी कि आपको ये समझ आया कि नहीं। मेरे को एक चीज बताइए, एनिमल किंगडम के 3 क्वेश्चंस मैं करा दे रही हूं जो मैं लेके आई थी, मुझे एक चीज बता दीजिए कि अगले दिन जब मैं प्यूबर्टी से चालू करूंगी तो मुझे बताओ कि मैं प्यूबर्टी के टाइम पे कौन से फॉलिकल से स्टार्ट करूंगी और कौन से oocyte से स्टार्ट करूंगी, ये बता दो। थैंक यू अग्नि, जल्दी बताओ। अगले दिन जब मैं प्यूबर्टी से चालू करूंगी, मेरे को ना तुम्हारी क्लास में टाइम फील ही नहीं होता है, स्मूथ चलती है तुम्हारी क्लास, ठीक है। तो इतना टाइम हो जाता है 1 घंटे 45 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं, बट तुम्हारी भी डेटा की प्रॉब्लम है और तुम्हारी बेटा क्लासेस की भी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो बच्चे स्कूल से आते हैं, तो मैं पेन समझती हूँ, खींचने का क्या मतलब है, जब मेरे पास समय है आराम आराम से पढ़ाने का, तो मैं क्यों बेटा फालतू में तुम्हें। सेकेंडरी oocyte कहाँ से आ गया बेटा, जब चाइल्डहुड में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो तुम बेटा अभी तुम सेकेंडरी फॉलिकल क्यों बोल रहे हो। जब बर्थ से लेकर चाइल्डहुड तक, प्यूबर्टी आने तक जब कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो प्यूबर्टी जब आएगी तो तुम किससे स्टार्ट करोगे, इसी प्राइमरी oocyte से स्टार्ट करोगे जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्ट है, और इसी प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट करोगे। प्यूबर्टी आएगी तब जाके ना बेटा प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा और प्राइमरी oocyte का आगे डिवीजन होगा। यू विल स्टार्ट विथ प्राइमरी oocyte ओनली, विथ प्राइमरी फॉलिकल यू विल स्टार्ट विथ दिस ओनली। समझ आ गई बात? हैज एवरीबॉडी नोटेड इट डाउन? तो मैं एक बारी बेटा फटाफट से जो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस लेके आई थी, मैं वो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस एक बारी करा देती हूं, ठीक है। तो जो बच्चा पढ़ के आया वो एक बारी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। डन हो गया? यहां तक लिख लिया है ना? यहां तक सब लोगों ने लिख लिया है क्या? चलो
चलो कराएं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है अभी। बहुत बढ़िया, चलो पोल दिखाते हैं। पोल, पोल कहाँ है? अरे पोल कहाँ है? पोल तो है ही नहीं, मेरे को पोल नहीं नजर आ रहा बेटा। आज पोल वाला वो लगा नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बेटा, आंसर मुझे कमेंट्स में दे दो। विच फाइलम शोज बाइलेटरल सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? मैंने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। विच फाइलम बेटा शोज बाइलेटरल सिमेट्री फॉर द फर्स्ट टाइम? बेटा आज तो समाप्ति एक्सप्रेस कई बार चलाई है फॉलिकल्स को रिवाइज कराने के लिए, अब अगले दिन समाप्ति एक्सप्रेस चलेगी। बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब होता है बेटा? दो तरीके की सिमेट्री होती थी, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। बेटा जिसने एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा है कृपया वो बेटा ये इस चीज को डरे ना, क्योंकि उन बच्चों को मैं समझा रही हूं जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री मतलब बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू मोर देन वन प्लेन, और बाइलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब था एनिमल की बॉडी को आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन। टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री दिखती है, नीमाटोडा में बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है, एस्केहेलमिन्थिस भी वही है, बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है, प्लैटी में भी बाइलेटरल सिमेट्री दिखती है, बट फर्स्ट टाइम बाइलेटरल सिमेट्री आपको फ्लैट वर्म्स यानी कि प्लैटीहेलमिन्थिस में दिखती है। टीनोफोरा और आपके सिलेंट्रेटा या नीडेरिया में रेडियली सिमेट्रिकल दिखता है, और प्लैटी से लेके लास्ट तक बेटा बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, तो इस यहां पे लिख देती हूं मैं ऑल, लास्ट ऑप्शन दे देती हूं मैं ऑल, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, अब तो तुम आंसर दे दोगे, आर्थ्रोपोडा, ट्यूनिकेटा, एकाइनोडर्मेटा, जल्दी बताओ। मैंने आपको एंथे से ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम याद करना सिखाया था, ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा, अरे जो बच्चे सिर्फ ए आंसर दे रहे हैं गलत है, ई से एकाइनोडर्मेटा, एच से हेमिकॉर्डेटा, टी से ट्यूनिकेटा यानी कि यूरोकॉर्डेट्स, एन से होता है नॉन सेफालोपोड मॉल्यूस्का, मॉल्यूस्का की एक कैटेगरी, और ए से होता है आर्थ्रोपोडा। इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एंथे से ओपन याद कर सकते हो। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान एंड ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स आर, इनमें से कौन से हैं जिनके पास ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान है और जो ट्रिप्लोब्लास्ट भी हैं, कृपया बताएं। यस, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान एंड ट्रिप्लोब्लास्ट एनिमल्स आर टीनोफोरा, एनेलिडा, एस्केहेलमिन्थिस। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान का मतलब होता है बॉडी में एक सिंगल ओपनिंग होगी और सिंगल ओपनिंग एक्ट एज अ माउथ एज वेल एज एनस। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होती है जिसमें दो अलग अलग ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस। ट्यूब विद इन ट्यूब जिसका बॉडी प्लान होता है उसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान जिसके पास होता है उसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और जितने भी लोगों ने बेटा ऑप्शन डी आंसर दिया अपने आप को बेटा माइनस दे दो, इसका आंसर है प्लैटीहेलमिन्थिस, इसका आंसर है प्लैटीहेलमिन्थिस। जिसने भी गलत किया है बेटा वो माइनस दे दो। प्लैटी के पास बेटा होता है ये ट्रिप्लोब्लास्ट है और इनमें ब्लाइंड सैक है। एस्केहेलमिन्थिस तो बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है और ट्रिप्लोब्लास्ट होते हैं। एनेलिडा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान एंड ट्रिप्लोब्लास्ट। टीनोफोरा ब्लाइंड सैक तो होते हैं बट ये ट्रिप्लोब्लास्ट थोड़ी होते हैं, ये डिप्लोब्लास्ट होते हैं, दो जर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्ट मतलब तीन जर्म लेयर, दैट्स इट, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे नहीं पढ़ के आते हैं वो लोग ना अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं बस उन बच्चों के लिए करा दे रही हूं बीच में दो तीन क्वेश्चंस जो पढ़ के आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो नहीं पढ़े हुए हैं 11th वो डिमोटिवेट हो जाए। मेरा किसी को डिमोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं है, इसीलिए मैं पहले से बेटा आपको क्या दे रही हूँ वो देना पड़ता है ना, डिस्क्लेमर। पता चला बेटा तुम मुझे ही बेटा वो करने लग जाओ, बढ़िया ही मैम, ठीक है, डन। चलो अब बेटा मिलते क्या है अगली कक्षा में। आज मैंने तुम्हें गाना बीच में ही सुना दिया है तो आज कोई गाना नहीं, ठीक है। और कल मैंने काफी बड़ा गाना सुनाया था, ठीक है। अरे यार सॉन्ग फिर मेरे को ना वो होने लगती है अंदर से कि मैंने तुम्हें सॉन्ग नहीं सुनाया। अगली क्लास अगले हफ्ते होगी, अब मैं तुम्हें 2 लाइन सुना देती हूँ। अब तुम्हारे चक्कर में मुझे 2 लाइन तो सुनाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताए किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने
लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरी ही यादों में उलझा रहा मैं, जैसे कि माला में धागा। हो बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हो इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। अब अगले 2 हफ्ते तक गाना नहीं सुनाऊंगी तुम्हें, बड़े आए फिर भी तुम मुझे ना ब्लैकमेल करके गाना सुन ही लेते हो और फिर लोगों को लगता है मैं सिर्फ गाने ही गाती हूँ, पढ़ाती नहीं हूँ। क्या ही बताएं बेटा, जिंदगी हमारी ना खत्म ही हो गई है, ठीक है। हमारी कोई जिंदगी खत्म नहीं है बेटा, हम खुश हैं। तुम तो बेटा किसी को भी ना कुछ भी क्लिप्स काट के निकाल दोगे। चलो मैं जा रही हूँ बेटा, बाय बाय, थैंक यू। होमवर्क आज मैं सिर्फ इतना देके जा रही हूँ कि ऊजेनेसिस पढ़ के आना, और कोई 11th का टारगेट नहीं देके जा रही हूँ। मैं 11th का टारगेट जब दूंगी तब दूंगी, ठीक है। अभी चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।